तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ एक मानवा जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक यूट्यूबर है और वो तरह तरह के जहरीले जानवरों पर वीडियो बनाता है और उन्हीं जहरीले जानवरों के चक्कर में एक दिन वो मर गया। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो हमें पहाड़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एकेडमी दिखाया जाता है एंड वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वॉरियर है एंड किसी क्लैन से आए हुए हैं यहाँ पर। एंड ये लोग यहाँ पर किसी चीज की खोज में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश एंड बादल गरजना वगैरह हो रहा था और उन्हें यहाँ पर ये एकेडमी मिल गया। तो उन वॉरियर्स का जो लीडर होता है वो यहाँ पर आवाज देने लगता है कि यहाँ पर कोई रहता है क्या। एंड तभी हमें दिखता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उनके सामने आके चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ जवाब नहीं देता। वो सोचता है कि ये लोग कौन आ गए अब यहाँ पर। तो जो वॉरियर होते हैं बाकी वो लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं एंड उससे बहुत ही ज्यादा इज्जत से बोलते हैं कि यंग वॉरियर क्या हम लोग आज रात यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। तो अपना कैरेक्टर पहले तो बहुत ज्यादा शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता है एंड सोचता है कि ये लोग मुझसे इतनी ज्यादा इज्जत से बात कर रहे हैं, मैं एक बच्चा हूँ फिर भी इसका मतलब ये है कि ये लोग अच्छे इंसान है। जिसके बाद वो लोग फिर से पूछते हैं उससे कि क्या हम लोग आज रात यहाँ पर रुक सकते हैं, जिसपे वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस एकेडमी में कुछ साल पहले ही आया हूँ और ये मेरा घर नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया था तब ये खाली था बिल्कुल, सो इसीलिए आप लोग जितने देर चाहे यहाँ पर रुक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि मेरे कमरे से दूर रहना, बाकी आप लोगों को जिस जगह में रहना है आप रह सकते हैं। उसके बाद लीडर भी ये अपने सभी लोगों से बोल देता है कि भाई इसके कमरे से दूर रहना, बाकी तुम लोगों को जहाँ पर रहना है रह लो एंड फिर सभी चले जाते हैं। ये अपना मेन कैरेक्टर भी ध्यान देता है कि ये सभी लोग एक ही क्लैन से हैं, वो है टैंक क्लैन। तो सभी लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों में चले जाते हैं रहने के लिए और अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फैब्रे वो चला जाता है अपने कमरे में एंड वो इस टाइम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ये टाइम है उसके पालतू जानवरों को खाना खिलाने का। एंड ये कितनी ज्यादा क्रीपी से स्माइल दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो इन छोटे छोटे कीड़ों को अपने पालतू जानवरों को खिलाने वाला है। लेकिन इसके पालतू जानवर है क्या? खैर फिलहाल तो ये काफी ज्यादा उदास है क्योंकि ये हमेशा उनको खाना देने में लेट हो जाता है। तो सबसे पहले वो खाना खिलाने जाता है ये स्पाइडर को, और हाँ ये कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं है भाई, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और यहाँ वहाँ तो इसे बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। और उसके बाद वो इन छोटे छोटे कीड़ों को उस स्पाइडर को खाने के लिए दे देता है और उसके बाद इस बच्चे को काफी ज्यादा खुशी होती है। सो एक पेट को खाना खिलाने के बाद वो जाता है अपने दूसरे पेट के पास और उसे भी छोटे छोटे कीड़े देता है। एंड ये पता नहीं कौन सा जानवर है, मुझे तो कुछ गिरगिट टाइप का लग रहा है, लेकिन इसका कलर काफी ज्यादा अलग है एंड यही चीज इसे रेयर बनाती है। सो वो इसे भी छोटे छोटे कीड़े खाने के लिए देता है, लेकिन जैसे वो उसे खाना खिलाता है ना तो गलती से वो कीड़ा उसके हाथ को खा जाता है एंड वही इससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है एंड इस दर्द से उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। अब भाई पिछली जिंदगी कौन सी? अरे मैंने पहले ही तो बताया था ना कि ये बंदा एक यूट्यूबर है। तो ये पहले यूट्यूब पे जहरीले जानवरों पर वीडियोस बनाता था जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, और इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये यूट्यूब पे लाइव कर रहा था एंड उसे कमेंट वगैरह आते हैं कि उसे ब्लैक मामा ढूंढना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, ये तो हम सभी को पता ही है। तो फिर क्या वो निकल जाता है ब्लैक मामा ढूंढने के लिए एंड वो यहाँ वहाँ तो मिलेगा नहीं, तो जहाँ पर मिलता है ये वहीं चला गया। एंड उसके बाद वो एक रूम में था एंड वो लाइव कर रहा था बहुत देर से एंड ब्लैक मामा को ढूंढ भी रहा था। तो वो काफी ज्यादा थक गया था, तो थोड़ी देर के लिए वो लाइव वगैरह बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड उसके बाद वो अपने फ्रिज के पास जाता है कुछ खाने की चीजें लेने के लिए, लेकिन तभी भाई वो जिस चीज को ढूंढ रहा है इतनी देर से वो उसके फ्रिज के ऊपर बैठा है। देख लो किस्मत, लेकिन यहाँ पर चीज खत्म नहीं हुई, यहाँ से तो स्टार्ट होती है। वो सांप उसे काट जाता है एकदम से, और फिर क्या ये तो हमें पता ही है कि ब्लैक मामा कितना ज्यादा जहरीला होता है। तो अपना यूट्यूबर वहीं पे मर जाता है एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को इस जगह में पाता है, और फिर क्या वो इसी जगह में रहने लगा। एंड फिर इसे यहाँ पर याद आता है कि अरे हाँ वहाँ पर वो फ्रिज के ऊपर छुपा हुआ था ना सांप, और फिर उसने मुझे काट लिया एंड फिर ये सब कुछ हो गया। सो ये सारी यादें थी उसकी, ठीक है। तो वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ पर टैंक क्लैन का लीडर आ जाता है एंड इसे बाहर से आवाज देता है, जिसके बाद अपना फैब्रे भी उसके पास जाता है एंड बोलता है क्या हुआ आप यहाँ पर कैसे आ गए। एंड फिर लीडर बोलता है कि आपने हमारी मदद करी, इतनी भारी बारिश में हमें यहाँ पे रुकने के लिए परमिशन दिया है, इसलिए मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ क्योंकि हमने एक हिरन का शिकार किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खाना खाएं। एंड ये सुन के फैब्रे भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई क्या कहा इसने, मैं इनके साथ डिनर कर सकता हूँ, वो भी मीट। वो हिरन सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर छोटे छोटे जीवों को मार के खाता था एंड भाई कितनी बुरी बात है ये, और ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
करती थी कि वो इतने छोटे छोटे जानवरों को मार के खाता है अपने पेट भरने के लिए। खैर वो सब तो छोड़ो, ये पैनल देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। खैर उसके बाद वो लीडर के साथ चला जाता है खाना खाने के लिए एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड बहुत ही खुशी से जाता है। तो यहाँ पर खाना उसके सामने पक रहा था एंड उसके मुंह से काफी ज्यादा पानी आ जाता है खाने को देख के। लेकिन जब लीडर उसकी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है कि जो उसकी हरकतें थी उसकी वजह से। एंड फिर लीडर बोलता है कि भाई थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा सा और पकना बाकी है। एंड फिर वो बोलता है जब तक ये पकता है क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पे अपना फैब्रे बोलता है हाँ क्यों नहीं, पूछ सकते हैं। तो लीडर पूछता है कि आप कितने साल के हैं? जिस पे फैब्रे बोलता है तकरीबन 14 से 15 साल का। यहाँ पे लीडर हैरान हो जाता है क्योंकि इसे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितने साल का है। यहाँ पर ये बोलता है शायद से 14 से 15। सो वो बोलता है आप यहाँ पे अकेले रहते हो क्या? इन बड़े बड़े पहाड़ों पे अकेले रहना इतना आसान भी नहीं है। और तुमने कहा शायद से तुम 14 से 15 साल के हो, तुम्हें एग्जैक्टली क्यों नहीं पता? जिस पे अपना फैब्रे बोलता है कि देखो बचपन में मेरे सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता सब कुछ। और रही बात यहाँ पे रहने की, तो मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और यहाँ पर मैं सांपों को पकड़ता हूँ और उनकी जो ऊपर की खाल होती है उसको निकाल के बेचता हूँ एंड इसी से मेरा गुजारा होता है। यहाँ पे लीडर हैरान कि भाई तो सच में सांपों को पकड़ लेता है? वो तो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं ना, तो उससे नुकसान वगैरह नहीं होता? जिस पे फैब्रे बोलता है नहीं नहीं मैं आराम से ये सब कुछ कर लेता हूँ खुद ही। एंड उसके बाद वहाँ पर ग्रैंड लीडर आता है जो कि इस लीडर का फादर है, ठीक है। एंड उसके बाद वो फैब्रे को खाने के लिए मीट देता है एंड कहता है कि ये वाला हिस्सा पक चुका है, आप इसे खा सकते हैं। एंड भाई वो खाने लगता है यम यम करके एंड फिर ये लोग बोलते हैं लगता है आप काफी ज्यादा भूखे हैं। एंड उसे खाता हुआ देख के इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। सो यहाँ पे ये लीडर और ग्रैंड लीडर आपस में कुछ बातें करते हैं एंड उसके बाद ये लोग इससे पूछते हैं कि क्या तुमने एक सेंटीपीड को देखा है? एंड वो लोग बताते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब कीड़ा है एंड ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड साथ में उसमें ब्लू स्पॉट भी होगा। देखो अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ तो वो लोग किसी इस तरीके के कीड़े को ढूंढ रहे हैं एंड वो लोग बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जिस पे फैब्रे बोलता है अच्छा तो ये कितना ज्यादा बड़ा है? जिस पे लीडर बोलता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि वो तुम जैसे बच्चे को निगल सकता है। जिस पे फैब्रे हैरान हो जाते हैं कि क्या कहा आप लोगों ने, वो मुझे निगल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो क्या किसी दूसरे दुनिया से उठ के आया है क्या? यहाँ पे फैब्रे बोलता है अच्छा तो आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को इसे पालना है क्या? एंड फिर ये लोग हंसने लग जाता है कि भाई तू तो काफी ज्यादा फनी है यार, हम लोग उसे पालेंगे क्यों पागल, हम लोग उसका दवा बनाने वाले हैं। जिसके बाद फैब्रे बोलता है अच्छा सॉरी क्या आप लोग उसका दवा बनाने वाले हो? एंड फिर फैब्रे सोचता है मैंने तो सोचा था ये लोग कोई व्यापारी है लेकिन ये लोग तो ड्रग डीलर्स हैं, भला कोई इस तरीके के जंतु का भाई दवाई कैसे बना सकते हैं? एंड फिर ये ग्रैंड लीडर बोलता है कि मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पोती बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसका एकमात्र यही इलाज है ये कीड़ा, जिसको हमें ढूंढ के उसके लिए दवाई बनानी है जिससे वो ठीक हो जाएगी। जिसपे फैब्रे भी सोचता है कि अच्छा तो इसे इसकी ग्रैंड डॉटर के लिए चाहिए ये। एंड फिर लीडर बोलता है हाँ इनकी ग्रैंड डॉटर मेरी बेटी है और मुझे भी अपनी बेटी के लिए ये करना ही पड़ेगा। एंड फिर फैब्रे सोचता है वैसे तो मुझे इनके बारे में नहीं पता है कि ये लोग कैसे लोग हैं या फिर ये जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, लेकिन मुझे इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे डिनर दिया। तो यहाँ पे लीडर पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है? जिस पे फैब्रे बोलता है मैंने इसे देखा तो नहीं है लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस चीज को ढूंढना कैसे है। यहाँ पे फैब्रे सोचता है पिछली लाइफ में मैं स्पाइसी फैब्रे था, यानी मैं ढूंढ सकता हूँ कि ये चीज है कहाँ पे। तो पिछली लाइफ में वो एक ऐसा लड़का था ना जिसे सारे जहरीले जीवों के बारे में पता था सब कुछ, तो इस लाइफ में वो उस लाइफ की यादों की मदद लेता है एंड वो दिमाग में सोचता है उन सारे बुक्स के बारे में जो उसने पढ़ा था एंड फिर वो दिमाग में सोच के एंड ढूंढ के निकालता है कि आखिर वो चीज है क्या एंड वो कहाँ पे रहती है एंड जो भी उसके बारे में है वो सब कुछ। तो फैब्रे यहाँ पर अपनी दिमाग की लाइब्रेरी से ढूंढ रहा है, ठीक है, उसके पास कोई बुक्स नहीं है अभी। तो वो लीडर एंड ग्रैंड लीडर से बोलता है कि आप बताओ कि आप लोगों ने किन किन जगहों में ढूंढा है और कौन से वक्त में उसे ढूंढा है एंड उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे लीडर बताता है कि उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट साइड में ढूंढा है और मेनली उन्होंने दिन में ही ढूंढा है एंड ज्यादातर उन्होंने नदियों के आसपास ही उसे ढूंढने की कोशिश करी है। एंड उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद फैब्रे बोलता है इस तरीके से तो आप लोग उसे कभी नहीं ढूंढ सकते। सो वो लोग भी बोलते हैं क्यों भला, तो फिर हम लोग कैसे ढूंढे? एंड उसके बाद फैब्रे बताता है कि जिस जीव को आप लोग ढूंढ रहे हो वो काफी ठंडे खून का जीव है और उनके शरीर का तापमान वैसे ही बना रहे, इसलिए वो लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर नमी हो। और हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग पानी वाले जगह में रहते हैं, जहाँ पर ज्यादा पानी होता है वो लोग ऐसी जगहों से दूर रहते हैं और वो लोग बिना पानी के रह भी नहीं सकते, इसलिए वो लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर नमी हो। तो आमतौर पर ये जीव जंगल या फिर नदियों में नहीं मिलेंगे आप लोगों को। एंड ये सब सुनने के बाद ग्रैंड लीडर बोलता है शिट, मैंने तो सोचा था वो लोग सड़े हुए लकड़ियों में घुसे रहते
देते हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। जिसपे फैब्रे बोलता है हाँ आप लोग जिस जगह में ढूंढ रहे थे वहाँ पर भी वो मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे मिलेंगे, आप लोगों को तो बड़ा चाहिए ना। जिसके बाद लीडर वगैरह बोलता है अच्छा तो तुम हमें बता सकते हो कि वो एग्जैक्टली मिलेंगे कहाँ पर, और अगर तुमने हमारी मदद करी तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एंड उसके बाद फैब्रे थोड़ा स्माइल करता है एंड बोलता है कि वो मिलेंगे वेस्ट की साइड में, वो भी पत्थरों के पहाड़ों में, क्योंकि उन लोगों को छुपने के लिए एक बहुत बड़ा जगह चाहिए और वो सिर्फ उन्हीं पहाड़ों में मिल सकता है। एंड फिर क्या भाई, वो लोग पूरी टीम लेके उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं वो लोग मिलके, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं नजर आता है। उनकी पूरी टीम मेहनत करती है लेकिन उन्हें नहीं मिलता है एंड लास्ट में सभी लोग थक जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा रात भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे लीडर कहता है चलो अब आराम का वक्त हो गया है, हमें आराम कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं एंड फिर सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर अपना लीडर जो होता है वो काफी शांत बैठा होता है। तो सभी लोग पूछते हैं कि ये इतने ज्यादा शांत क्यों बैठे हैं। तो लीडर तो यहाँ पे उदास होंगे ही ना, क्योंकि उन्हें जिसकी खोज थी वो उन्हें नहीं मिला, तो वो अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे। एंड उनके लिए उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई माना जाता है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उनके पास काफी ज्यादा टैलेंट वगैरह है, इसलिए लीडर को इतना ज्यादा दुख हो रहा है। वैसे टैलेंट ना भी हो तो वो इसके फादर है, दुख तो हो गई। एंड तभी वहाँ पर ग्रैंड लीडर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला क्या। जिसके बाद लीडर बताते हैं कि यस फादर, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे ग्रैंड लीडर को भी काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी पोती को बचाना है, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा कम समय बचा है। तो वो लोग तो अपना आस ही छोड़ देते हैं कि अब वो उसको बचा पाएंगे, लेकिन क्या करे, उन्हें करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि हमने चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन हमें कहीं पे भी उसका नामो निशान नहीं मिला। एंड ग्रैंड लीडर भी बोलते हैं कि हाँ सेंटीपीड तो छोड़ो, मुझे एक भी जानवर नहीं मिला यहाँ पर। लेकिन तभी वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या कहा मैंने अभी, आखिर ये बात मैंने मिस कैसे कर दिया, मुझे इतनी देर से पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पर एक भी जानवर नहीं है। जिसपे लीडर बोलते हैं कि क्या मतलब है आपका। एंड फिर ग्रैंड लीडर बोलते हैं कि यहाँ पर एक भी जानवर नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो सारे जानवर यहाँ से भाग चुके हैं या फिर उस विशाल जीव ने सभी को खा लिया है। एंड यहाँ पे ग्रैंड लीडर कहते हैं कि यानी अब हमारे पास एक चांस है जिससे हम लोग उसे बचा सकते हैं। यहाँ पे लीडर भी खुश होता है अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और तभी एकदम से वहाँ पर जमीन हिलने लग जाती है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है एंड जमीन बीच में से फटने लगती है, यानी उसमें दरारें आने लगती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड तभी जमीन में से निकलता है ये बड़ा सा जीव, जिसे देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर हमें फैब्रे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि पहाड़ में जो उथल पुथल मची हुई है ना, उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है। एंड यहाँ पे फैब्रे सोचता है यार एक सेंटीपीड जो इतना बड़ा है कि मुझे खा सकता है, तो फिर मुझे उसे देखना तो चाहिए ना। मैं अगर यहाँ पर बैठ गया तो स्पाइसी फैब्रे कैसे कहलाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उसी पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों ने उस बड़े से कीड़े को, मतलब जो भी है जानवर, उसे मार दिया है। एंड इतने बड़े जानवर को मारने में इन सभी की थोड़ी बहुत तो हालत खराब हुई है, सभी के हाथ पैरों में थोड़ी बहुत लगी भी है चोटें, बट फाइनली उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। इसके बाद जो हमारे ग्रैंड लीडर होते हैं वो चारों तरफ ऐलान कर देते हैं कि अब हम हमारी पोती को बचा सकते हैं। एंड सभी बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। एंड उसके बाद जो लीडर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है डैड, आप एक काम करो, आप जिन सिपाहियों को चोट वोट नहीं लगी है उनके साथ घर वापस जाओ, और मैं चोटिल सिपाहियों के साथ अपना काम यहाँ पर खत्म करूंगा, क्योंकि माउंटेन में अभी थोड़ा काम बाकी है। एंड फिर ग्रैंड लीडर बोलता है हाँ, और उस यंग वॉरियर के पास वापस जरूर जाना और उसे शुक्रिया कहना। जिसपे लीडर बोलता है हाँ, मैं उसे हमारे क्लैन में एक मेहमान के तौर पे आमंत्रित करूंगा, एंड उसके बाद जो भी उसे चाहिए होगा मैं उसे वही दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फैब्रे को दिखाया जाता है जो कि इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे कीड़ों के साथ था। और हाँ वही, वो उससे तंग हो चुका था क्योंकि वो लोग उसके फेस से चिपक गए थे एंड वो हट ही नहीं रहे थे। एंड हमें पता चलता है कि अपना फैब्रे इन बच्चों का फादर बन चुका है, क्योंकि उसने इन अंडों को मेज में रखा था, ठीक है, और जब वो उठता है तब अंडे फूट चुके थे और बच्चे बाहर निकल चुके थे और उससे चिपक चुके थे। और इतना तो हमें पता ही है, जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो सामने जिसे पाते हैं उसे ही अपना पेरेंट्स मान लेते हैं। यहाँ पे फैब्रे बोलता है हाँ मैं मानता हूँ, मैंने इनका ख्याल रखा, अच्छा टेम्परेचर वगैरह दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। और हद है यार, तुम लोग मुझसे इस तरीके से क्यों चिपके हुए हो यार, मुझे थोड़ी सी तो जगह दे दो, भला इतने चिपकू क्यों बन गए हो। एंड उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैब्रे उसी जगह में गया था जहाँ पर लीडर और उसकी टीम ने मिलकर सेंटीपीड को मार दिया था। फैब्रे उस जगह में सेंटीपीड को देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उसे मिल जाते हैं सेंटीपीड के अंडे, जिसे वो लेके चुपचाप वहाँ से निकल रहा था। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है एक बड़े से कॉकरोच पे। एंड फिर वो गिरता तो है लेकिन अंडे बच जाते हैं। वो कहता है अच्छा वो बारिश रुक चुकी है,
वरना मैं इतना फिसल जाता कि अंडे फूट जाते। और उसके बाद क्या, उसने सोच लिया कि वो इन अंडों का ख्याल रखेगा और इनसे जब भी सेंटीपीड निकलेगा तो वो उनका ख्याल रखेगा उसकी मम्मा की तरह। एंड वो इस कॉकरोच के ऊपर फिसल चुका था, जो देखता है एंड कहता है बाप रे इतना बड़ा कॉकरोच। एंड फिर वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। एंड उसके बाद तो पता ही है क्या हुआ, ये 3 चिपकू उसके चिपक गए थे इस तरीके से कि निकल ही नहीं रहे थे। एंड वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, कभी वो उसके पीठ में आ जाते हैं कभी कहीं। एंड उसके बाद वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है एंड कहता है मुझे पता है तुम लोग कैसे निकलने वाले हो, अगर मैं पानी में चला जाऊंगा तो फिर तुम मुझसे निकल ही जाओगे, तो क्या तुम लोग तैयार हो नहाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि फैब्रिक को ढूंढने के लिए उसके घर पर आया था। एंड वो चारों तरफ ढूंढता है लेकिन फैब्रिक उसे कहीं भी नहीं मिलता। एंड फिर लीडर सोचता है क्या मैं उसके कमरे के अंदर जाऊं, वैसे बिना पूछे कमरे के अंदर जाना ठीक तो नहीं है, लेकिन वो चला ही जाता है। और फिर फैब्रिक कमरे के अंदर भी नहीं होता तो वो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज क्या है, वो उसका पीछा करता है एंड उसे वो डब्बा मिलता है जिसमें स्पाइडर है। एंड उसके बाद वो रोक ही नहीं पाता खुद को और वो उस डब्बे को खोल देता है। एंड वो जैसे ही उस स्पाइडर को देखता है वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो एक एक करके सभी दराजों को खोलता है। एंड सभी में भाई अजीब अजीब जानवरों को देख के इतने ज्यादा जहरीले है ना ये, कि वो इनको देख के हैरान हो जाता है कि एक छोटा बच्चा इतने जहरीले जीवों के साथ रहता है, वो भी अकेले, एंड इन्हें पालता है और इनके ख्याल रखता है। एंड ये वाला देखो भाई सांपों के खाल। एंड ये देख के लीडर सोचता है कि भाई साहब अपने क्लैन में तो इन सब चीजों को इकट्ठा करने और उनका जहर निकालने के लिए अलग ही लोग रहते हैं और हम लोग सिर्फ जहर ही इकट्ठा करते रह जाते हैं। हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम लोगों को इनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाना चाहिए या कैसे बढ़ाते हैं ये सब। एंड फिर वो फैब्रिक के कमरे से बाहर निकल जाता है एंड सोचता है कि इस बंदे ने मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत हेल्प करी है। और यहाँ पे लीडर सोचता है कि उसे यंग वॉरियर यानी कि फैब्रिक के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। तभी वो देखता है वहाँ पर फैब्रिक आ गया एंड वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपके हाथों में एंड पैरों में चोट कैसे आ गई। एंड फिर वो बताता है सब कुछ एंड बोलता है इन सबको छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे बहुत ही बुरी एनर्जी आ रही है। एंड वो जैसे ही मेन गेट के ओर देखता है तो वहाँ पर आ रहा था ये दानव और ये राक्षस लीडर को देखने के बाद बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। एंड इस राक्षस को देखने के बाद लीडर फैब्रिक से कहता है कि यंग वॉरियर आप जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाइए। एंड तभी वो राक्षस लीडर पे हमला कर देता है एंड उससे बचने के लिए वो अपना हाथ सामने ले आते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है एंड बहुत ही ज्यादा चोट भी आ जाती है। एंड यहाँ पे राक्षस अपने हाथों से फिर से मैजिक पावर्स बनाता है एंड लीडर पे काफी जोर से हमला कर देता है, जिससे लीडर दूर जाके गिरते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यंग वॉरियर आप यहाँ से भाग जाओ, बट फैब्रिक वहाँ से भागता उससे पहले ही वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि किसने सोचा था कि टैंक क्लैन का महान लीडर यहाँ पर इस तरीके से जख्मी पड़ा होगा। तो लीडर उससे पूछते है कि अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझ पे और यंग वॉरियर पे अटैक क्यों कर रहे हो। एंड उसके बाद वो राक्षस बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है एंड अपना नाम ब्लड हैंड राक्षसा बताता है एंड बताता है कि तुम लोग अभी जिस सिचुएशन में पड़े हो इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। एंड वो बताता है कि बहुत पहले की बात है जब लीडर के फादर ने उस पे अटैक किया था राक्षसा पर, तो उन्होंने राक्षसा के सर पे अटैक किया था एंड जिस हाथ से उन्होंने मारा था उसे, उस हाथ में बहुत ही ज्यादा जहर लगे हुए थे। एंड उसके बाद उसका सर चकरा जाता है एंड वो एक खाई में गिर जाता है। एंड यहाँ पे लीडर सोचता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। एंड राक्षसा बताता है ऑफ कोर्स, एंड मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप है और इसीलिए मैं तुम लोगों को और किसी भी टैंक क्लैन के इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सब बोलते बोलते वो फैब्रिक को बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ता है उसके गले को। तो यहाँ पे लीडर बोलता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं है, ना ही वो टैंक क्लैन का मेंबर है और ना ही कुछ और लीडर यहाँ तक कि इतना भी बोलता है कि वो खुद अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उस यंग वॉरियर को छोड़ दो। लेकिन राक्षसा नहीं मानता और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये सब तो सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। यहाँ पर लीडर को भी पता चल जाता है कि ये इंसान उसे नहीं छोड़ने वाला है। और दूसरी ओर फैब्रिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ये छोटे छोटे आँख, और ये किसी और की आँख नहीं है, अपने फैब्रिक के चिपकू बच्चों की आँख है। एंड ये तो आप लोगों को पता ही है ये बच्चे किसके हैं, सेंटीपीड के, जो कितना ज्यादा बड़ा था। तो इस राक्षसा ने फैब्रिक के ऊपर हमला किया, तो इन बच्चों को तो पता ही है कि फैब्रिक अपना फादर है, तो बच्चे ये सब सहेंगे कैसे। वो राक्षसा पर अटैक कर देते हैं। भाई ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक है, इतने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन इतने खतरनाक है कि वो लोग राक्षसा को खत्म कर देते हैं। मुझे लगा था ये लोग फैब्रिक की थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो खत्म ही कर दिया इस राक्षस को। एंड उसके बाद वो चिपकू बच्चू फिर से आ जाते हैं अपने फैब्रिक के पास, और ये सब देख के अपना लीडर भी हैरान हो जाता है। एंड भाई वो खुश भी होता है कि इन बच्चों ने उसे मार दिया। यहाँ पे फैब्रिक सोचता
पूछता है क्या ये दानव सच में मर गया, और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके चेक करता है कि ये मरा तो है ना। एंड हाँ भाई, ये मर चुका है पूरी तरह से। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना फैब्रे उस लीडर का ख्याल रख रहा था, क्योंकि राक्षसा के अटैक वगैरह के बाद वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। एंड उसके बाद फैब्रे बोलता है कि लीडर आपके दूसरे वॉरियर्स कहाँ हैं, मुझे उनको भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो लोग भी तो बीमार नहीं। एंड फिर वो सोचता है नहीं मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर और कोई डॉक्टर भी नहीं है। उसके बाद लीडर बोलते है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ दिन और आराम करूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पे फैब्रे हैरान कि क्या ये इंसान इस तरीके से कैसे बात कर रहा है, इसने अभी अभी खून की उल्टियाँ की है इतनी सारी, और उसके बाद भी ये बोल रहा है मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद लीडर बताता है कि वो मार्शल आर्ट वगैरह जानता है एंड उन सब के बारे में बताता है। जिसके बाद फैब्रे पूछता है अच्छा मार्शल आर्ट, तो क्या आप लोग हवा में उड़ सकते हो और वो आग के गोले बनाना ये सब वगैरह वगैरह कर सकते हो। जिसपे लीडर बोलता है ये सब करना आम चीज तो नहीं है, लेकिन ये भी हमारे मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है। एंड फिर यहाँ पर फैब्रे चौंक जाता है एंड वो सोचता है कि ये वाली दुनिया मेरी पिछली दुनिया से कितनी ज्यादा अलग है ना, यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हैं जो कि उस दुनिया में तो होती ही नहीं है। एंड यहाँ पे फैब्रे मार्शल आर्ट एंड ये बड़े बड़े कीड़ों के बारे में ही बात कर रहा है, जैसे कि वो साइंटिफिक वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद लीडर फैब्रे को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि उसने उसकी जान बचाई एंड उन सभी चीजों के लिए। एंड उसके बाद वो अपना नाम भी बताता है एंड यहाँ पे लीडर का नाम टैंग चोलसन है, जो कि टैंग क्लैन का लीडर है, ये तो हमें पता ही है। एंड हम इसे लीडर ही बोलेंगे यार, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा। एंड उसके बाद फैब्रे भी बताता है कि उसका नाम है वेई सॉरियांग, या फिर क्या नाम है यार आप लोग खुद ही पढ़ लो। एंड जो उसका फैब्रे नाम था ना, ये उसकी पिछली लाइफ का था और ये वाला इस लाइफ का है, ठीक है। शुरुआत में हमें दिखाया गया था ना, उसके चैनल का नाम था स्पाइसी फैब्रे एंड उसके बाद अब इसका नाम पता चल रहा है, इसलिए मैं फैब्रे बोल रही थी इतनी देर से। सो अब से हम लोग इसे वी बुला लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो अपना लीडर होता है वो वी के नाम का पूरा मतलब बताता है एंड इसके नाम का मतलब है छोटा ड्रैगन, ठीक है, समझ गए ना। एंड यहाँ पे लीडर को भी ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। एंड उसके बाद लीडर पूछता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या सच में इतने ज्यादा जहरीले हैं जो तुम्हारी बॉडी में है। एंड उसके बाद वी बताता है कि हाँ, क्योंकि ये ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स के बच्चे हैं। एंड ये सुन के लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि इसने उस सेंटीपीड्स के बच्चों को पाल लिया। यहाँ पे लीडर इतना हैरान हो जाता है कि वो अपने बिस्तर से ही उठ खड़ा होता है, जिसपे वी बोलता है कि आपको अपने बिस्तर पे सो जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद लीडर बोलता है ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इन्हें कंट्रोल कैसे किया है। जिसपे वी बताता है कि ये बच्चे अंडे से बाहर आए हुए हैं एंड उसी ने इन्हें अंडों से बाहर निकाला है। जिसपे लीडर और हैरान हो जाता है कि क्या कहा तुमने इन्हें अंडों से बाहर निकाला है, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। एंड उसके बाद अपना वी बताता है कि एक सेकंड रुको। एंड उसके बाद वो लीडर को और भी तरह तरह के जानवर दिखाता है और वो बताता है कि वैसे तो ये दो अलग अलग जानवर हैं, लेकिन ये वाली चिपकली जो है वो नॉर्मल है, जिसमें व्हाइट एंड ब्राउन लाइन है ना, वो वाली। एंड जो दूसरी वाली है जो पूरी येलो है एंड उसकी पूंछ व्हाइट है। विल बताता है कि ये एक नई प्रजाति है जिसे उसने क्रिएट किया है, मतलब उसने दो अलग प्रजातियों को मिला के एक तीसरी प्रजाति बनाई है। एंड ये सुन के लीडर एकदम से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। एंड फिर वी घबराते हुए कहता है कि क्या हुआ, ये लोग सुंदर नहीं है क्या। यहाँ पे लीडर बोलता है नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि तुम दो ऐसी प्रजातियों को लो जो काफी ज्यादा जहरीले हैं एंड उनकी मदद से तुम ऐसा एक और प्रजाति क्रिएट करो जो उनसे भी ज्यादा जहरीला हो। एंड यहाँ पे लीडर क्या बोलना चाहता है ये समझने के लिए अपने माइंड का थोड़ा डार्क साइड को जगाओ, समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद वी यहाँ पे बहुत ही अजीब सी शक्ल बना के कहता है क्या कहा आपने, ये पॉसिबल तो है लेकिन। एंड जैसे ही लीडर पॉसिबल वर्ड को सुनता है वो फिर से चिल्ला उठता है जोश से कि क्या कहा तुमने, पॉसिबल है क्या, सच में ये पॉसिबल है। एंड उसके बाद लीडर फिर से सीरियस होता है एंड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टैंग क्लैन का एक सदस्य बन जाओ, और सच में इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर तुम हमारे टैंग क्लैन का हिस्सा बन जाओगे तो तुम्हें मैं मार्शल आर्ट भी सिखाऊंगा और तुम 10 सबसे जहरीले एंड सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में भी जान पाओगे और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और एलिक्सर वगैरह के बारे में भी जान पाओगे। और अगर इन सब से भी तुम्हारा दिल ठंडा नहीं हुआ ना, तो मैं अब तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। एंड वो बताता है कि उस जगह के 3 सबसे सुंदर फूलों में से एक फूल उसकी बेटी। एंड वो आगे कुछ कहता उससे पहले यहाँ पर अपना वी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने, एक बार फिर से बोलना जरा। एंड यहाँ पे अपने लीडर को लगता है कि वो उसकी बेटी के बारे में सुन के इतना ज्यादा हैरान हुआ है, इसलिए वो बोलता है हाँ मुझे लगा ही था, तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट हो ना हो मेरी बेटी में जरूर आएगा, क्योंकि आखिर तुम हो तो एक लड़के ही ना, तुम बच्चे हुए तो क्या हुआ, मर्द तो मर्द ही होता है। लेकिन यहाँ पे बेचारे लीडर की बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि वही बोलता है अरे आप फूलों को साइड में रखो, अभी मुझे ये जानना है कि 10 सबसे जहरीले जानवर जिसकी आप बात कर रहे हो क्या वो ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसपे लीडर बोलता है हाँ ब्लू स्पॉटेड
सेंटीपीड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन वो उन 10 सबसे जहरीले क्रिएचर्स से तो लो रैंक का ही है। एंड उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स का नाम लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं, मतलब ये टॉप 10 है, ठीक है। एंड मैं एक एक का नाम नहीं लेने वाली हूँ, आप लोग इस फोटो में देख लो कितने सारे हैं। एंड यहाँ पे अपना वे काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड एक्साइटेड होता है इन सभी के बारे में जानने के लिए। एंड उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर के बाकी सिपाही वगैरह भी आ जाते हैं एंड वो लीडर को देखते हैं एंड वो थोड़ा खुश भी होते हैं क्योंकि लीडर ठीक है। एंड वो सिपाही वगैरह लीडर से बोलते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने रक्षासा को हरा दिया। एंड उसके बाद लीडर बोलता है नहीं, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने रक्षासा को नहीं हराया बल्कि इस यंग वॉरियर ने हराया है। एंड फिर वो लोग हैरान हो जाते हैं ये सुन के कि इस यंग वॉरियर ने रक्षासा को हरा दिया। एंड फिर वो उसके हाथ पकड़ने लग जाते हैं और उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनका लीडर आज जिंदा है। एंड उसके बाद लीडर बोलता है लगता है इन्हें फिर से गलत फहमी हो गई है, तो यंग वॉरियर्स जरा इन्हें अपने दोस्तों से तो मिलाओ जिन्होंने हमारी जान बचाई है। एंड उसके बाद वे अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाता है जो कि उसके कपड़े के अंदर घुसे थे। एंड फिर वही सारे सिपाही उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा जहरीले हैं। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि ये ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के बच्चे हैं तब तो भाई वो और हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये भला कौन सा टैलेंट है कि भाई ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के बच्चों को आप इस तरीके से पाल रहे हो। एंड तभी लीडर बोलता है कि हाँ ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये बहुत ही अलग और रेयर लड़का है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यंग वॉरियर हमारे टैंक क्लैन को ज्वाइन करे। जिसपे बाकी सिपाही बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, आपको इससे ठुकराना नहीं चाहिए यंग वॉरियर। एंड तभी हम देखते हैं लीडर किसी टेंशन में पड़े थे तो वे उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप किस सोच में पड़े हैं लीडर। एंड उसके बाद लीडर बताते हैं कि रक्षासा एक बहुत ही खतरनाक दानव था और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने इंसानी ब्लड एंड बोन मैरो का इस्तेमाल किया है। एंड ये सब सुन के वे की हालत खराब हो जाती है, वो डर जाता है कि इतना पागल इंसान था क्या वो। सो अब लीडर बताते हैं कि अगर रक्षासा का कोई और भी स्टूडेंट होगा तो वो भी यही सब काम करेगा और वो नहीं चाहता कि कोई इंसान फिर से रक्षासा जैसा बने। और इसीलिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग रक्षासा के लैब को ढूंढेंगे और वहाँ पे रक्षासा का अगर कोई स्टूडेंट हुआ तो उसको खत्म करना है और वहाँ पर जितने भी सारे इंसानों को रक्षासा ने कैदी बना के रखा होगा उन सबको आजाद करना है। और इन सब के लिए लीडर चाहते हैं कि वी उनका साथ दे। जिसके बाद वी बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। और भाई ये फैसला लेना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था क्योंकि इस फैसले से लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो मैं तो हाँ बोलूंगा ही ना। एंड वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और उसके बाद मन ही मन सोचता है कि हाँ मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस टैंक क्लैन के बारे में बारीकी से जानना चाहता हूँ क्योंकि भाई ये टैंक क्लैन है ही जहर का क्लैन, क्योंकि ये लोग जहर वगैरह पे रिसर्च वगैरह करते हैं, इसलिए इसे टैंक क्लैन के बारे में जानना है। सो अब ये लोग रक्षासा के क्लैन यानी कि लैब को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं एंड वो आसपास के गाँव में जाते हैं जो कि सबसे पास में है। एंड फिर वो लोग अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्हें आसपास कुछ अजीब इंसान या फिर कुछ मिला ऐसा जो काफी अजीब हो। एंड फिर वो लोग बताते हैं कुछ अजीब तो नहीं, लेकिन यहाँ पर साल में लगभग 1 से 2 लोग गायब हो जाते हैं जंगल में। एंड ये कोई पैटर्न वगैरह नहीं है, ये कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। एंड 1-2 इंसान का जंगल में खोना ये तो नॉर्मल बात है। एंड उसके बाद लीडर को लग ही जाता है कि हाँ भाई वो यहाँ पर नहीं रहता होगा, इसलिए वो थैंक्स बोल के वहाँ से निकल लेते हैं। एंड वो सोचता है एंड अपने सिपाहियों से भी बोलता है यार मुझे लगा था कि रक्षासा यहीं आसपास ही रहता होगा, लेकिन वो यहाँ पे तो नहीं रहता, फिर हम इसे कहाँ ढूंढे। एंड सब कुछ सोचने और बातों को ध्यान रखने के बाद वी बोलता है कि सर क्या आपने सुना था कि वो दानव रक्षासा जब हमारे पास आया था एकदम से तब वो क्या बकबक कर रहा था। वैसे लीडर को तो ये बात याद नहीं होता लेकिन वी को याद होता है। वो बोलता है रक्षासा ने कहा था कि मैंने सुना है कि टैंक क्लैन वाले यहाँ पर आए हैं, यानी उसे खुद पता नहीं चला, उसने किसी से सुना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि टैंक क्लैन वाले हानान के रास्ते से जब आ रहे थे तब उन्होंने किसी से बातचीत की होगी और इसी वजह से रक्षासा को भी पता चला होगा हमारे बारे में। यानी अब हमें करना ये है कि हानान के रास्ते में हम लोगों ने जितने भी सारे गाँव या फिर लोगों को देखा है उन सबको हम लोग रक्षासा का स्केच दिखाएंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे। सो इन लोगों को वे का तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिसके बाद ये लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। उसके बाद अपने काम पे निकल पड़ते हैं बिना देरी किए। एंड उसके बाद वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था। एंड हमें वहां पे आसपास के लोगों को भी दिखाया जाता है। एंड ना जाने क्यों ये लोग इस तरीके के क्यों दिख रहे हैं जैसे बहुत ही ज्यादा थके हुए हो। और उसके बाद ये लोग गाँव के अंदर आ जाते हैं और यहाँ के मुखिया से बात करते हैं और ये बूढ़ा व्यक्ति इस गाँव का मुखिया है। और फिर लीडर मुखिया को अपने क्लैन और अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। खैर इनकी बातचीत तो चली रही थी लेकिन अपना वी आसपास के लोगों को देखता है। वो देखता है सभी बीमार
बीमार से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो कई दिनों से सोए नहीं हो और काफी ज्यादा थके हुए हो। एंड फिर हमें मुखिया को दिखाया जाता है जो बोलता है यहाँ पर कोई भी लोग गायब नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और ये बात वो काफी ज्यादा गुस्से से बोल रहा था। तो लीडर वे से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो फिर ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है हम पे। और तभी अचानक से वो जो मुखिया के पास में छोटी बच्ची थी ना, वो जमीन पे गिर जाती है और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। एंड वो बूढ़ा अंकल यानी कि मुखिया रोने लगता है और कहता है कि मीजिन तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम मेरी इकलौती पोती हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। एंड ये सब देखने के बाद लीडर बोलता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और फिर मुखिया बोलता है हाँ ठीक है। तो वो लोग उस बच्ची को दवाई वगैरह देने के लिए उसके घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे वे उन सिपाहियों से पूछता है कि आप लोग तो जहर वगैरह बनाते हो ना, तो फिर ये दवा वगैरह बनाना ये सब भी आता है तुम लोगों को। एंड फिर वो बोलता है हाँ हम लोग दवाई वगैरह भी बनाना सीखते हैं, और उसके साथ ही दवा काम का है या नहीं है, वो जहर का काम करेगा या दवा का काम करेगा, ये सब चेक करने के लिए हम लोग इंसानों को पकड़ते हैं, लेकिन बुरे इंसान, ठीक है, जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उनको। तो यहाँ पे वे हैरान की बाप रे ये लोग इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ही डरावने लोग हैं यार ये। और फिर हमें मुखिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर वगैरह उस छोटी बच्ची को दवाई वगैरह देते हैं। एंड फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो देखते हैं कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिसके बाद लीडर पूछते हैं कि क्या इसको कोई दिल की बीमारी थी, जिसके बाद मुखिया बताते हैं कि नहीं ऐसा शुरू से नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले से ही ऐसा इसके साथ हुआ है, और सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि पूरे गाँव वालों के साथ ऐसा हो रहा है। वो लोग थकने लगते हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है एंड सभी बीमार बीमार से लगते हैं। एंड उसके बाद लीडर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आप पूरे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लो, मैं उन सभी का इलाज करूंगा। जिसपे मुखिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुन के और खुशी से रोने लगते हैं और अपने लीडर को बहुत बहुत थैंक्स भी बोलते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे पेशेंट का इलाज किया है एंड ये लोग अब बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। लेकिन अपना लीडर यहाँ सोचता है कि सर दर्द, आंखों में दर्द, थकान, बुखार और दिल की धड़कनें तेज हो जाना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बीमारियों का आपस में कोई कनेक्शन है। एंड फिर वो इन सब बातों को साइड में रखते हैं और कहते हैं अपना यंग वॉरियर कहाँ है। एंड फिर बाकी लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि इतना सारा काम किया था ना, तो उनको हमने उनके कमरे में छोड़ दिया है और वो भी आराम कर रहे हैं। जिसके बाद लीडर एक बार वी को देखने के लिए उसके कमरे में जाने लगता है और यहाँ अपना वी आराम से सो रहा है और उसके तीनों बच्चे भी। तो पहले तो अपना लीडर चुपके से बाहर से देखता है, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसी चीज देखते हैं कि वो अंदर चले जाते हैं कमरे के, और वो अचानक से अंदर जाके उसके गाल पे एक जोरदार का थप्पड़ मारते हैं। और बेचारा इतने आराम से सो रहा था, वो जागता है और कहता है कि आपने मुझे मारा क्यों, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद लीडर बोलता है अरे मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, सच में तुम्हारे गाल में एक बहुत बड़ा कीड़ा था, मैंने बस उसे मारा, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो वो मेरे हाथ में ही है। जिसके बाद वे उसे देखता है और कहता है अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है। और उसके बाद लीडर बोलता है हाँ ये वाला कीड़ा 10 सबसे जहरीले जानवरों में से नंबर 7 में आता है। एंड वे इसे सुन के हैरान हो जाता है कि क्या कहा, ये इतना ज्यादा जहरीला है। एंड वो कहता है कि ये एक किसिंग बग है और ये इंसानों का खून पीती है चुम्मी दे दे के, जिसे अभी के टाइम पे गर्लफ्रेंड बोलते हैं शायद से। खैर ये लोग एक मच्छर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल मच्छर नहीं है, ये है वैम्पायर मच्छर। इसके दो नाम है, एक वैम्पायर और एक असैसिन। और ये जो मच्छर है ये इंसानों के आंख के साइड में से और लिप्स के पास में से ही खून पीते हैं। और वही बताता है कि असल में ये कीड़ा इतना ज्यादा जहरीला नहीं है, लेकिन इसके पेट में जो चीजें हैं भाई वो काफी ज्यादा जहरीली है, तो इसीलिए ये जब खून पीती है और अगर इंसान के आसपास कचरा कर देती है तो उसी से मतलब वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंसान के अंदर चले जाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वी ने इतना तो ढूंढ के निकाल ही लिया कि लोग बीमार कैसे पड़ रहे हैं, अब जो इलाज है वो लीडर ढूंढेगा। तो अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं मुखिया के घर में और फिर उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह इस कीड़े से ही सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और असली वजह यही है। जिसके बाद वी पूछता है कि क्या यहाँ के कुत्तों में भी ऐसी बीमारी नजर आ रही है क्या, कि उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जा रही है या वो बहुत ही ज्यादा थके थके से नजर आ रहे हो। जिसपे मुखिया बोलता है क्या कुत्तों में भी इस कीड़े का असर होता है क्या, जिसपे वी बोलता है हाँ हाँ होता है। जिसके बाद मुखिया बोलता है तो फिर क्या आप लोग मेरी पोती को बचा सकते हो, जिसपे वी बोलता है कि हाँ अगर हमारे पास सही दवाई हो तो। तभी एक वॉरियर लीडर से बोलता है कि अच्छा तो ये बात है कि ये लड़का आपको इतना ज्यादा पसंद है, जिसपे वी थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसने ये सब ढूंढ निकाला ना कि कैसे बीमारी वगैरह हो रही है ये सब। तो यहाँ पे बिना देरी के लीडर बताते हैं कि किस चीज से उसका इलाज हो सकता है। तो यहाँ पर वो एक दवाई के बारे में बता रहे हैं जो कि एक कीड़े से मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो बुरे लोग होते थे ना वो लोग इसका इस्तेमाल ऐसे करते थे कि वो लोग उसे लोगों को खिला देते थे एंड उसके बाद उन पे कंट्रोल करते थे पूरा और उन पे हुक्म चलाते थे। एक
तरीके से वो लोग इंसान को कठपुतली बना लेते थे और उसके बाद जो भी जंग वगैरह होती थी ना, तो वो लोग लोगों से अपने ही परिवार के सदस्यों का कत्ल करवाते थे और उन्हें एक रोबोट की तरह इस्तेमाल करते थे। जिसपे वी बोलता है अच्छा तो फिर इसे तो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना। जिसपे लीडर बोलता है ना, हम टैंक क्लैन वाले हैं ना, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दूसरी तरफ मुखिया रो रो के पागल हो रहा है कि उसकी पोती को ठीक कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे वी हैरान हो जाता है कि टैंक क्लैन वाले इतना सब कुछ कर सकते हैं क्या। और उसके बाद लीडर अपने जेब से एक रेड कलर का गोला निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये गोला मतलब इसे खिलाने से जो भी बीमारी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसका थोड़ा सा हिस्सा खिलाना ही काफी है। जिसके बाद उस मुखिया की जान में जान आती है एंड फिर वो लोग उस बच्ची को दवा दे देते हैं एंड फिर थोड़ी दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एंड उसके बाद गाँव वाले इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनको भाई इतनी बड़ी दावत देते हैं, अब देख लो कितने सारे खाने की चीजें हैं। और फिर गाँव वाले बोलते हैं आप लोग हमारे सेवियर है एंड फिर वो लोग वी को उठा के भाई हवा में उछालने लग जाते हैं एंड उन्हें थैंक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे खाना वाना पार्टी शार्टी चली रही थी कि तभी वो मुखिया अपने लीडर के पास आता है और कहता है कि आपने आते ही सबसे पहले एक सवाल पूछा था ना कि क्या यहाँ पे लोग गायब हो रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे तो लोग गायब नहीं हो रहे हैं, लेकिन पास ही में एक बहुत बड़ा गाँव है जहाँ पर बहुत साल पहले एक इंसान आया था और वो लोगों को कुछ कहानियां सुना रहा था एंड उसके बाद वहाँ के लोग सारे के सारे गायब हो गए। और ये सुन के अपना लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर वो लोग जल्दी से मुखिया से पूछ लेते हैं कि वो गाँव है किस साइड एंड फिर वो बता देते हैं कि वो वेस्ट के साइड है। एंड फिर बिना देरी करे वो लोग निकल पड़ते हैं उस गाँव की ओर। और जैसे जैसे वो लोग उस गाँव के पास में आने लगते हैं, मतलब जो भी है छोटा सा बस्ती है एक, और वैसे ही मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मेल आने लगती है एंड वहाँ पर जो था वो देख के इन सब के मुंह खुले रह जाते हैं। इतने सारे इंसानों की हड्डियां, सड़े गले बॉडीज और इतनी ज्यादा स्मेल, खून, कीड़े मकोड़े चारों तरफ। एंड तभी एक वॉरियर बोलता है, यंग वॉरियर आप अपनी आंखें बंद कर लो, आप अगर ये सब देखोगे ना तो आपके दिमाग को बुरा असर पड़ेगा क्योंकि आप बच्चे हो। तभी वी बोलता है पहले बताना चाहिए था ना, मैंने देख लिया सब कुछ अब तो। और तभी एक सिपाही की नजर पड़ती है एक अजीब सी चीज पर जिसके पंजे इतने बड़े बड़े थे एंड वो एक सांप की खोपड़ी को खा रहा था और वो है ये बड़ा सा सुंदर सा पक्षी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तो पक्षी क्या करता है, वो लाशों के ऊपर इस तरीके से घूम रहा था ना, तो एक सिपाही पत्थर उठा के उसे मार देता है और कहता है कि मैं इस तरीके से इस पक्षी को लाशों का अपमान नहीं करने दूंगा। लीडर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले ही वो पत्थर मार चुका था एंड भाई फिर वो पक्षी उनके तरफ देखता है। वैसे इस पक्षी की बनावट काफी अलग ही टाइप की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जहरीला एंड खतरनाक है। तो जैसे इस पक्षी को पत्थर लगता है ना, वो हवा में एकदम से उड़ने लग जाती है और अजीब सी काली काली चीजें चारों तरफ फैला देती है। और ये सब देख के भाई वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि उस पक्षी ने जो भी काला काला लिक्विड टाइप का मतलब केमिकल लोचा पता नहीं जो भी है, वो जिन लाशों में गिरा था वो सारी लाश हड्डियां आपस में मिक्स होने लग गई, मतलब एक तरफ से सड़ने लगी सब। एंड वी इससे पहले चिल्लाता, लीडर उसका मुंह पकड़ लेता है एंड उसे साइड कर लेते हैं। लीडर ये बात स्वीकार कर ही लेता है कि हम लोग इसका सामना भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से निकलने में ही भलाई है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लीडर और सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर उस पक्षी के बारे में सभी को बता रहे थे। यहाँ पे लीडर उस पक्षी के पूरे कलर के बारे में बताते हैं कि कौन से हिस्से में कौन सा कलर है वगैरह वगैरह, और बताते हैं कि ये वाला जो बर्ड है ना भाई, वो 10 सबसे जहरीले जानवरों में से सबसे टॉप में आता है। वे हैरान हो जाता है ये सुन के कि ये सबसे टॉप में आता है। एंड फिर लीडर बताते हैं कि हाँ, इसका दर्जा सबसे ऊपर है और ये पक्षी जब उड़ता है और जब ये अपने पंख फैलाता है तो उससे एक ऐसा लिक्विड निकलता है जिससे आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आप लोग मानोगे नहीं, यहाँ पे वी उस पक्षी को पालने की बात सोच रहा है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है इस पक्षी को लेके, क्योंकि उसने आज तक जितने सारे भी जहरीले जानवरों के बारे में सुना है या देखा है, ये उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि वो पक्षी तो अब हमें शायद ही कभी देखने को मिले क्योंकि वो सदियों में एक बार नजर आता है। और वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिस पे वी बताता है कि वो उस पक्षी को पालना चाहता है, जिस पर लीडर थोड़ा मुस्कुराते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ, तुम उसे पाल तो सकते हो लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो वी को बताता है कि उसे टैंक क्लैन ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही वहाँ पर उसकी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक वगैरह उसे सिखाई जाएगी एंड फिर वो इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेगा। पर टेक्निक है क्या? जिस पर लीडर बताते हैं कि चाहे कितना भी जहरीला जानवर क्यों ना हो, उसका जहर तुम पे कुछ भी असर नहीं करेगा। एंड फिर लीडर धीरे से वी को बोलते हैं कि वैसे तो बाहर के लोगों को ये सब सिखाना मना है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए तो अपने टैंक क्लैन का एक रूल तोड़ ही सकता हूँ। वी यहाँ पे हैरान हो जाता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या टैंक क्लैन ज्वाइन करने के बाद आप लोग जब मुझे सब कुछ सिखा देंगे तब मैं इस विशाल पक्षी के जहर को भी सह पाऊंगा? जिसके बाद लीडर बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अभी के अभी फैसला करना पड़ेगा कि क्या तुम्हें टैंक क्लैन ज्वाइन करना है या नहीं, और अगर तुमने और टाइम लिया तो फिर रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा।
वैसे ये सब लीडर मजाक में कह रहे थे ताकि वी मान जाए एंड उसके बाद होता भी यही है, वी मान जाता है। एंड उसके बाद लीडर बोलते हैं मैं सोचूंगा कि तुम्हें अपनी टीम में लेना है या नहीं। एंड ये भी लीडर मजाक ही कर रहे हैं उसकी टांग खींचने के लिए। एंड उसके बाद लीडर मान जाते हैं कि हाँ आज से वी हमारे टैंक क्लैन का ही एक मेंबर है। एंड उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपने मिशन पे वापस से राक्षसा का गुफा ढूंढने के लिए, ये तो हमें पता ही है। और जैसे ही वो लोग राक्षसा की गुफा के पास पहुंचते हैं कुछ सिपाही अंदर जाते हैं एंड वहाँ पे अंदर उन्हें एक बुक मिलती है और फिर वो लोग वो बुक लीडर को दे देते हैं। एंड लीडर बताते हैं कि इसमें पूरी की पूरी तकनीक लिखी गई है कि राक्षसा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना और सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह जो वो करता था वो सब इसमें लिखा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारा कुछ राक्षसा ने अपने खुद के खून से लिखा था और यही बात सुन के वी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद लीडर बताता है कि अब हमें हमारे टैंक क्लैन में वापस चलना चाहिए क्योंकि हमारा सारा काम अब खत्म हो चुका है। जिसपे वी बोलता है लेकिन घर जाने से पहले आप लोग मेरे एक बार एकेडमी में चलो क्योंकि वहाँ पर मेरे जितने भी जानवर है मैं उन सबको आजाद करना चाहता हूँ। तो लीडर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है। एंड फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी वी को एक चमकती हुई चीज नजर आती है जिसके बाद वो उसके पास जाता है और वो लोग देखते हैं कि ये चीज और कोई चीज नहीं बल्कि ज़ेनियो बर्ड का एक पंख है। तो लीडर उस पंख को उठाते हैं और वो उस पंख को वी को दे देते हैं और उससे कहते हैं ये तुम्हारा टैंक क्लैन ज्वाइन करने का तोहफा है। क्योंकि वी को उस पक्षी को पालना था लेकिन वो तो अब मिलेगा या नहीं वो तो पता नहीं, इसीलिए लीडर उसे वो पंख दे देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टैंक क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी पहुँच चुके थे यानी कि अपने ग्रैंड लीडर। और फिर वो फटाफट से अपनी पोती के कमरे में चले जाते हैं एंड उन्हें देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सुन के लीडर की वाइफ तो रोने लग जाती है कि उनकी बेटी अब ठीक होने वाली है। और फिर बिना देरी के ग्रैंड लीडर वो सेंटीपीड वाला दवाई अपनी पोती को खिला देते हैं और थोड़ी देर में ही हमें असर नजर आ जाता है। यहाँ पर ग्रैंड लीडर की पोती धीरे धीरे ठीक होने लगती है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी जिसके बाद उसकी मम्मा बोलती है प्लीज अपनी आंखें खोलो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वी को और सारे सिपाहियों को, लीडर को जो कि टैंक क्लैन में पहुंच चुके थे एंड वो काफी ज्यादा खुश थे एंड वो लोग वी को पीठ में बिठा के लेके आए थे बेचारे को। और फिर वो लोग वी यानी कि यंग वॉरियर को उतारते हैं एंड वो देख के मतलब इस क्लैन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टैंक क्लैन सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे वी देखता है कि बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए रेडी रहते हैं एंड उन्हें भीड़ में से एक लड़की भागते हुए आती है और वो रोते रोते चिल्लाती है फादर करके एंड सीधा जाके लीडर के गले लग जाती है। और यहाँ पे लीडर भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं वियन तुम जिंदा हो। एंड भाई इस लड़की को देख के अपनी वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है एंड फिर लीडर बोलते हैं वियन तुम इससे मिलो, ये है यंग वॉरियर वी सरियोंग। और लीडर बताते हैं कि ये मेरी बेटी है टैंग वियन। एंड फिर लीडर बोलते हैं कि यही है वो घास जिसे तुम घास बोल रहे थे ना और ये वही लड़की है जिससे तुमने कहा था कि इसे साइड में रखो, मुझे इस बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे वियन भी हैरान हो जाती है कि क्या कह रहे हैं ये लोग, मैं घास हूँ क्या? एंड उसके फादर बोलते हैं तुम फूल हो मेरी बच्ची। और फिर लीडर कहते हैं कि यही है टैंक क्लैन की फूल। यहाँ पे वी उनको देखते ही रह जाता है एंड भाई उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है अंदर ही अंदर क्योंकि स्टार्टिंग में जब लीडर उसके बारे में बता रहे थे तो वी ने कहा था कि घास फूस को साइड रखो, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही सब याद करके यहाँ पर वी की हालत खराब हो रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी उनका पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो कैसे बीमार हुई थी। तो पहले सभी इसी तरह की बातें करा करते थे कि जो अपने लीडर है उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और एक बेटा पैदा करना चाहिए क्योंकि एक लड़की टैंक क्लैन के लिए काफी नहीं है। लेकिन लीडर ने उनकी बातें नहीं मानी और इसीलिए जो अपने लीडर की बेटी है व्यून वो अपने पावर्स को साबित करना चाहती है। और यहाँ से अपने मेन फीमेल कैरेक्टर का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो हम लोग इसे येन कहेंगे, ठीक है। तो येन अपने पावर्स को जगाने के लिए और खुद के टैलेंट को साबित करने के लिए कोई तपस्या वगैरह कर रही थी लेकिन इस चक्कर में उसने अपने शरीर का कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया एंड उसके बाद उसकी वाट लग गई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो उनके सामने ये सब थे उसके दादा वगैरह, यानी वो सेंटीपीड वाला दवाई लेने के बाद ही जागी इतने दिनों बाद। और जब वो जागती है तो उसे सब कुछ याद आता है और उसके बाद वो अपने दादा और अपनी मम्मा से माफी भी मांगती है इन सब के लिए कि उसे इतनी छोटी उम्र में इतने ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और उसके वजह से उसकी जान खतरे में चली गई। तो उसके दादा बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुमने ये सब कुछ हमारे टैंक क्लैन के लिए किया है ना, तो अब खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास 100 जहर के लेवल तक की पावर तो थी लेकिन अब तुम्हारे पास 1000 जहर की IQ भी आ चुकी है। और वो भी देखती है कि हाँ उसकी बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकल रहा है। एंड उसके दादाजी बोलते हैं और ये सब कुछ पता है किसके वजह से हुआ है, एक यंग वॉरियर के वजह से। और फिर ग्रैंड लीडर सब कुछ बताते हैं वी के बारे में कि कैसे वो उन लोगों को मिला और फिर उसने सेंटीपीड के बारे में बताया और उसके वजह से ये आज जिंदा है एंड उसे इतनी सारी पावर्स भी मिली है। एंड उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर अपने येन और
फिर वे की मुलाकात हुई। यहाँ पे वे की हालत ये सोच सोच के खराब हो रही है कि उसने यिन को घास फूस बोल दिया था। और उसके बाद वो उन बातों को साइड में रखता है एंड उसके बाद अपना नाम वगैरह बताता है यिन को। और फिर यिन भी बोलती है आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरी जिंदगी बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मरते दम तक आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो यिन है और उसे जहरीली फूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपना वे उसे देख के मतलब अपने ख्यालों में खो गया था एंड उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसके दिमाग में अचानक से आवाज आ रही है कि क्या सोच रहा है बेटा। एंड फिर वे अचानक से हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज मेरे दिमाग में कैसे आ रही है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लीडर की है। सो लीडर वे से बोलते हैं कि हाँ वो थोड़ी पतली है लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर है ना, और मुझे बताओ क्या तुम उसे और भी ज्यादा करीब से जानना चाहते हो। बट यहाँ पे वे कुछ भी नहीं बोल पाता, बेचारा चुप ही रह जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वे आराम से गर्म पानी में नहा रहा है और उसके छोटे छोटे बच्चों भी आराम से साइड में सो रहे हैं। एंड फिर वे अपने बच्चों को देखता है और कहता है ये लोग समझदार हो गए हैं, अब ये मेरी बात भी मानने लगे हैं क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि गर्म पानी में इन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए ये चुपचाप साइड में सो गए हैं, वरना तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। और तभी उसे अचानक से लीडर की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि क्या वो उसे और भी करीब से जानना चाहता है। और ये सब सोचने के बाद वो बोलता है यार मुझे यहाँ से जल्द निकल लेना चाहिए। और दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और हमें टैंक लैंड के सभी सदस्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी एक मीटिंग चल रही थी। और वहाँ पे लीडर वे के बारे में सभी को बताते हैं कि कैसे उसके पास सेंटीपीड के बच्चे हैं एंड वो बहुत ही जहरीले जानवरों के साथ रहता है सब कुछ। और ये सब सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद लीडर बताते हैं कि इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि यंग वॉरियर और हमारी बेटी की शादी हो जाए। और ये सुन के यिन हैरान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो बोले क्या। लेकिन यिन को यहाँ पे गुस्सा भी आता है क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही थी कि सब लोग उसे टैंक लैंड के काबिल सोचे और अब ये लोग इसकी शादी करवाना चाहते हैं। फिर यिन बोलती है हाँ मैं आप लोगों के फैसले की इज्जत करती हूँ और मैं आप लोगों की भावनाओं को समझती भी हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ है और मैं सब कुछ इतना जल्दबाजी में नहीं करने वाली हूँ और इसीलिए ये मेरा हक है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज करूँ। लेकिन अगर आप लोगों को यंग वॉरियर इतना ही ज्यादा पसंद है तो मैं खुद उसका टेस्ट लूंगी और देखूंगी कि वो मेरे लायक है या नहीं। और ये सब बोलने के बाद ये वहाँ से भाग जाती है। एंड यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। एंड लीडर सोचते हैं कि बाप रे ये फूल तो है लेकिन मैं तो ये भूल ही गया था कि साथ में इसके कांटे भी है। तो यंग वॉरियर जरा सावधान रहना क्योंकि तुम्हारे पास एक गुलाब का फूल तो जा रहा है लेकिन अपने साथ काफी कांटे भी लेके जा रहा है। बट यहाँ पे यिन जाते जाते काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि अभी अभी तो उसे इतने सारे पावर्स मिले हैं और अगर वो शादी वगैरह कर लेगी और ये सब फैसले करेगी तो फिर वही उसका सपना तो अधूरा रह जाएगा ना कि उसे अपने टैलेंट के नाम से जाना जाए। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें वी को दिखाया जाता है जो कि उसी के बारे में सोच रहा था, मतलब यिन के बारे में कि भाई अब वो क्या करे क्योंकि उसे भी सब कुछ पता है कि लीडर का क्या सपना है। एंड फिर वो अपने बच्चों से पूछता है कि तुम लोग ही बता दो मैं क्या करूँ, वो तो मुझे खा ना जाए। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे यिन आ जाती है एंड जोर से चिल्लाती है यंग वॉरियर। एंड वही यहाँ पे वी डर जाता है और फिर यिन यहाँ पे वे से बोलती है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है, वो भी पर्सनल। और यिन घबराहट में जल्दबाजी में वे से बोल देती है कि तुम अपना हाथ दो मुझे। एंड यहाँ पे वे को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाता है। और फिर थोड़ी देर खामोशी के बाद वे उसे बोल ही देता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ करने से पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए और हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसपे यिन बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। यिन को पहले समझ में नहीं आता कि वे आखिर बोल क्या रहा है, लेकिन अचानक से उसे समझ में आता है एंड वो शर्मा जाती है एंड गुस्से से बोलती है अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तो वे यहाँ पे बोलता है अच्छा तो इसका ये मतलब नहीं था क्या, तो मैंने ही गलत समझ लिया होगा। तो मतलब समझ रहे हो ना इसने क्या समझा था, लड़का कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद ये लोग शांत होते हैं और उनके बीच जो भी गलत फहमियाँ थी वो मिट जाती है। एंड यहाँ पे वी को पता चलता है कि भाई वो कितना ज्यादा गलत सोच रहा था इसके बारे में। और यिन भी माफी मांगती है कि वो अचानक से यहाँ आ गई और इतने ज्यादा गुस्से में भी बात कर रही थी। और फिर यिन बोलती है तुम काफी छोटे हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार भी हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड फिर वो बताती है कि उनको शादी करनी पड़ेगी और सारे वजह भी बता देती है क्यों। जिसके बाद वी बोलता है कि ये सब तो सुन के किसी ड्रामे की तरह लग रहा है। एंड यहाँ पे यिन बताती है कि वो टैंक लैंड के लिए कितना ज्यादा खास लड़का है और यिन बताती है कि वो यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि वो उसका टेस्ट ले सके कि वो उसके लायक है या नहीं। एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वी खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि अरे बाप रे, यानी कि लीडर ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था।
एंड यहाँ पे येन बताती है कि शायद से तुम्हें गलतफहमी इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने अचानक से तुम्हारा हाथ मांग लिया था, लेकिन हाँ मेरा ये सब मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारा हाथ इसलिए मांग रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे कैपेबिलिटी को चेक करना चाहती थी। और ये सुनने के बाद वे अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है एंड उसे चेक करने के लिए बोलता है। एंड उसके बाद वो बिना कुछ सोचे चेक करने लग जाती है एंड उसके आसपास एक अलग ही ऑरा निकलने लगता है। एंड जब वो चेक कर लेती है तो वो बताती है कि उसकी बॉडी का लेवल 10 जहर तक है, बस 10 से ज्यादा जहर को वो हैंडल नहीं कर सकता है। एंड ये सुन के वे शॉक हो जाता है, वो बोलता है बस 10 हैं। येन बताती है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए 10 बहुत होते हैं, लेकिन टैंग क्लैन के वासियों के लिए ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एंड ये सब बोलने के बाद येन वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद भी वी तो सोच में पड़ा रहता है कि भाई मेरे पास बस 10 ही जहर को सहने की शक्ति है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं उस सबसे जहरीले बर्ड को कैसे पकड़ूंगा। यहाँ पे वी उस ज़ेनियो बर्ड की बात कर रहा है। सो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येन को जो कि नहा रही होती है एंड वो कितना भी नहा ले उसके शरीर में से एक अजीब सी स्मेल आती है और ऐसा तब से हो रहा है जब से उसने उस सेंटीपीड वाले दवाई को खाया है। एंड दूसरी ओर हमें वे को दिखाया जाता है जो कि आराम से घोड़े बेच के सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक सपना आता है और जब वो जागता है तो उसके सामने होती है येन और वो उसके सामने झुकी हुई होती है और उसे पता नहीं क्यों थैंक्स बोली जाती है। येन बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, जिसपे वो बोलती है हाँ तुम सपना देख रहे हो लेकिन मैं रियल हूँ। एंड वो बताती है कि मैं वही ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड की आत्मा हूँ जो कि इस लड़की के रूप में यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम डर ना जाओ मुझे देख के। तो यहाँ पे ये बताती है जो भी सेंटीपीड की आत्मा है वो कहती है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे पास है ना, ये मेरी बेटियाँ हैं। एंड यहाँ पे देख लो ये इन छोटी छोटी बच्चियों की बात कर रही है। अरे बाप रे कितनी क्यूट लग रही है ये। सो यहाँ पे वी देखता है कि है ये सेंटीपीड के बच्चे, मतलब ये तीनों की तीनों लड़कियां हैं। एंड यहाँ पे सेंटीपीड की आत्मा बोलती है हाँ ये मेरी बच्चियां हैं और तुमने इनको बचाया है इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। सो वी बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे सपने में कैसे आई, जिसके बाद सेंटीपीड बताती है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और जिसने भी उसके इनर कोर को खाया है ना उसने उसे श्राप दे दिया है उस लड़की को, मतलब कि अपनी येन को। तो पहले तो वो वी को बोलती है कि क्या तुम मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखोगे, जिसपे वी बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा इनकी ख्याल रखूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वी को लगता है कि ये जो सेंटीपीड मर गई है ना इसमें वी की गलती है क्योंकि उसी ने तो बताया था सबको कि वो कहाँ रहती है। तो यहाँ पे सेंटीपीड यही बोलती है कि अगर वी को इतना बुरा लग रहा है तो उसे इनका ख्याल रखना चाहिए तो फिर उसे अच्छा फील होगा। और वो बताती है कि वी को इन बच्चों को येन के पास लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो येन से एनर्जी लेंगे और ये सब बस थोड़े समय के लिए ही करना पड़ेगा और इन्हें येन के पास इसलिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि येन ने इस सेंटीपीड के इनर कोर को खा लिया है ना, तभी तो वो ठीक हुई है और इसीलिए इन बच्चों को येन के पास लेके जाना पड़ेगा। और सेंटीपीड ये भी बताती है कि येन कभी भी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि कोई भी मर्द उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि सेंटीपीड का इनर कोर उसके शरीर के अंदर है और इसीलिए उसके शरीर में से एक अलग ही स्मेल आएगी। एंड ये सब सुन के वी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या कहा तुमने, स्मेल आएगी उसके शरीर में से। एंड फिर सेंटीपीड कहती है हाँ क्योंकि उससे मेरा श्राप लग गया है और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना श्राप वापस ले लूं तो तुम्हें मेरे बच्चों को उस लड़की के पास लेके जाना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे मेरे इनर कोर से एनर्जी प्राप्त कर सके। एंड ये सब सुनने के बाद वी थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। एंड तभी वी को याद आता है कि 10 सबसे जहरीले जानवरों में से एक जानवर सेंटीपीड है और उसका लेवल और उसकी बॉडी सिर्फ 10 जहर को संभाल सकती है। तो उसने सोचा था कि जहरीले जानवरों की लिस्ट में जो टॉप 10 में आते हैं, मतलब कि ये सेंटीपीड और वो ज़ेनियो बर्ड वगैरह वगैरह, उसने सोचा था कि वो इन 10 जहरों को लेगा, लेकिन इन 10 में से एक यानी कि सेंटीपीड वाला तो येन ने ले लिया, इसलिए वो थोड़े यहाँ पे उदास हो जाता है। एंड तभी सेंटीपीड बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या कि वो येन मेरे बच्चों को अपनी एनर्जी लेने दे। जिसके बाद वे कहता है कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे बताना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वी और येन को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे थे और वहाँ पे वे येन को सब कुछ बता देता है, सेंटीपीड की कहानी वगैरह। यहाँ पे येन बोलती है कि सुनने में तो ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पे वे हर बार येन की मदद करता है उसकी परेशानियों के लिए। तो यहाँ पे येन कहती है कि इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसपे वे बोलता है नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। जिसपे येन बोलती है कि टैंग क्लैन में रह के मैंने सिर्फ सोचा था मार्शल आर्ट वगैरह वगैरह यही सभी जिंदगी होती है, लेकिन मुझे अब पता चला कि इन सब से ज्यादा बढ़कर भी कोई चीज होती है। लेकिन तभी वे शर्माते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी बॉडी 10 जहर को अब्सॉर्ब कर सकती है। जिसपे येन कहती है हाँ मैंने कहा था। जिसपे वे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं दुनिया के 10 सबसे जहरीले जानवरों का जहर अब्सॉर्ब करूं। जिसपे येन हैरान हो जाती है कि क्या कहा तुमने, 10 सबसे जहरीले जानवर। और जब वे ये कहता है कि ये सब कुछ वो येन के लिए कर रहा है ताकि येन उससे शादी करे और उसे पसंद करे, ये सुन के तो भाई येन का फेस लाल टमाटर बन जाता है। एंड
जाने अनजाने में ही लड़के ने प्रपोज कर दिया है लड़की को। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी पिटाई होती है या क्या होता है। ये जानने के लिए तो आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, क्योंकि पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊं तो कमेंट कर दो। बाकी जो लोग चैनल पे नए हो उन लोगों को पता ही है कि क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो स्टार्टिंग में हम लोग वे और यन को देखते हैं जो कि साथ में बैठे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वे ने यन से कहा था कि वो उसके लिए यानी कि उससे शादी करने के लिए वो 10 सबसे जहरीले जानवरों का जहर अब्सॉर्ब करने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यन ने उसे क्या कहा। मुझे तो लगा था लड़की की पिटाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे यन ने कहा कि देखो ये काम जो तुमने कहा है ना, इसे करने में शायद से तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाए, इसलिए मैं एक शर्त रखती हूँ। 3 साल में तुम 18 साल के हो जाओगे, यानी कि तुम शादी के लायक हो जाओगे। तो इसलिए तुम 3 साल में सिर्फ एक ही जहर को अब्सॉर्ब करोगे तो भी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एंड ये सुन के भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच बोल रही है। यहाँ पे यन शर्माते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम 3 साल में सक्सेस हो जाते हो एक जहर को अब्सॉर्ब करने में तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये सब बोलने के बाद उसे काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और उसके बाद यन वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसने ये क्या बोला। तभी वे उसे रोक लेता है और कहता है कि हे, तुम कहाँ जा रही हो, रुको जरा, क्या तुम्हें इन बच्चों को खाना नहीं खिलाना है, यानी कि सेंटिपिड के बच्चों को। एंड ये तो हमें पता ही है सेंटिपिड के बच्चे यन से एनर्जी लेने वाले हैं। और उसके बाद यन वापस चली जाती है और कहती है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सिर्फ वी बोलता है कि देखो ये छोटे छोटे हैं तो ये तुम्हें काटेंगे नहीं, ठीक है, तो डरना मत। एंड फिर लड़का बोलता है चलो बच्चों, तुम लोग तैयार हो ना, तो पहले तुम्हें मम्मा के पास जाना है एंड पापा के पास, फिर वापस आ जाना है। और ये सुनने के बाद लड़की का कुछ ये रिएक्शन होता है। एंड फिर वी बोलता है अरे तुम गलत मत समझना यार, ये बस छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे इस तरीके से समझाना पड़ रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यन की फैमिली को जो कि साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। और इन लोगों को वी के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि यन उसे पसंद करेगी या नहीं, क्या उससे शादी करेगी भी या नहीं, और वो लोग वी की मदद कैसे करें। तो यहाँ पे लीडर सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि क्यों ना हम लोग वी की ट्रेनिंग यन से करवाएं। इससे क्या होगा, वो लोग एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, मतलब एक दूसरे को जान पाएंगे। और इतना तो हमें पता ही है कि वी कोई साधारण लड़का नहीं है, तो यन उसे जरूर पसंद करेगी। और हम लोगों को टैंक लाइन में वी का दर्जा भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि यन को लगे कि हाँ भाई ये काम की चीज है अपने टैंक लाइन के लिए। एंड तभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर यन आ जाती है एंड वो पूछती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। एंड वो पहले से ही काफी ज्यादा शर्माई हुई है, जिसके बाद वो अंदर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पे फादर बोलते हैं हाँ क्या जरूरी बात करनी है बताओ। और वो अपनी आंखें बंद करती है और शर्माते हुए कह ही देती है कि मुझे यंग वॉरियर पसंद है और यन उनके फैसले से राजी है, इसलिए वो वे से शादी कर लेगी। एंड ये सुन के फादर हैरान कि अरे बाप रे, मेरी बेटी इतनी जल्दी मान गई। एंड फिर मम्मा पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई और तुम्हें यंग वॉरियर पसंद कैसे आ गया। और उसके बाद यन सारा कुछ बता देती है, जो भी वे ने उससे कहा कि सबसे जहरीले जानवर वगैरह वगैरह उनका जहर वो लेने वाला है, सब कुछ। और ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ उससे शादी करने के लिए करेगा और अपनी जान को जोखिम में डालेगा, और इसीलिए उसे यंग वॉरियर पसंद आ गया। जिसपे लीडर बोलता है अरे वाह, मुझे और भी बताओ कि तुम लोगों के बीच में और क्या बातें हुई। तो यन बताती है कि मैंने उससे कहा कि उसे 3 साल के अंदर एक जहर को तो अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी मैं उससे शादी करूंगी। जिसपे लीडर बोलते हैं अरे तुम्हें कम से कम 3 जहर तो बोलना चाहिए था ना। खैर चलो कोई बात नहीं है, अब कोई बातें चेंज वगैरह मत करना, और जो सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो, और हम लोग वे को ये नहीं बताएंगे कि हमें सब कुछ पता है। और यहाँ मन ही मन लीडर काफी ज्यादा खुश हो रहे कि यस मेरी बेटी, तुम्हारा एम यही होना चाहिए। और यहाँ सभी लोग यही बात करते हैं कि लड़का इतनी कड़ी मेहनत करने वाला है हमारी बच्चे के लिए, यानी लड़के में दम तो है और ये लड़का काफी जिद्दी भी है। और यहीं से ग्रैंड लीडर ये फैसला कर देते हैं कि अब से वे उनके होने वाले दामाद हैं। एंड सभी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने वे को सपने में। और यहाँ पे सेंटिपिड की आत्मा वे के हाथों को पकड़ लेती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स कि तुमने उस लड़की को मनाया, और अब मेरा गुस्सा शांत भी हो गया है क्योंकि उस लड़की ने अब मेरे बच्चों को एनर्जी लेने दी है। एंड फिर सेंटिपिड बोलती है कि देखो मेरी आत्मा अब शांत हो गई है, इसलिए मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो अगर तुम्हारा कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। जिसपे वे थोड़ी देर सोचता है एंड कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझे अपना रूप दिखा सकती हो। एंड ये सुन के सेंटिपिड काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे देखना चाहते हो। एंड फिर वो सोचती है चलो कोई ना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगी, और वैसे भी तुम एक मर्द हो तो फिर ऐसी इच्छा तो होती ही है। एंड उसके बाद सेंटिपिड अपनी बॉडी से कपड़े हटाने लगती है। एंड ये सब सुन के और देख के वी के चेहरे के तो होश उड़ जाते हैं, लाल टमाटर हो जाता है वो। और जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो अपनी आंखें बंद करने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे गलत बात
चल रही है तो हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं। एंड यहाँ पे वी बोलता है कि क्या तुम्हें अपना रूप दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे क्या। यहाँ पे अपने सेंटीपीड को गलत फहमी हो गई थी एंड वी बोलता है कि यार मुझे तुम्हारा सेंटीपीड वाला रूप देखना है, इतना ज्यादा गलत भी नहीं समझना चाहिए था। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेंटीपीड बिना समय बर्बाद किए अपने असली रूप में आने लगती है एंड चारों तरफ धुआं धुआं आ जाता है। और इसके बाद हमें दिखती है ये लाल आंखों वाली सेंटीपीड जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वैसे इसे तो ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड कहा गया था, फिर ये लाल कैसे हो गई यार। खैर तो वी की आंखें उसे देख के खुली की खुली रह जाती है। वो बोलता है अरे बाप रे तुम इतनी बड़ी हो क्या, और वी उसे यहाँ वहाँ से टच करने लग जाता है जिसपे सेंटीपीड काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर वो इजाजत मांगता है कि क्या मैं तुम्हारे पैरों को छू सकता हूँ। एंड यहाँ पे वो उसके ऊपर के पैरों की बात कर रहे हैं, उसके फेस के सामने जो है ना उनकी। और यहाँ पे वी बोलने लग जाता है और ये तुम्हारी आंखें, क्या ये तुम्हारी आंखें हैं और क्या तुम इनसे देख सकती हो या क्या ये तुम्हारे एंटीना है। यहाँ पे सेंटीपीड की मन की बात कहूँ मैं, सेंटीपीड पक्का ये सोच रही होगी कि अब इस साले आंखों से देखूंगी नहीं तो और क्या करूंगी, और मुझे इस तरीके से तू अपनी आंखों से देखना बंद कर दे वरना मेरी इन्हीं आंखों से तुझे जला डालूंगी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखें फिर से बंद कर लेते हैं एंड यहाँ सेंटीपीड अपने आगे के पैरों को नीचे कर लेती है और वी को दिखाती है जैसा कि उसने पहले ही कहा था। एंड ये देख के वी हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और यहाँ सेंटीपीड मनी मन सोच रही थी कि क्या मेरी बेटिया इस थरकी छोरे के साथ ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वे पागल हो चुका है। वो सेंटीपीड को इस तरीके से देख रहा है और छू रहा है कि कोई भी माँ ऐसा ही सोचेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें येन और उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे वे भी होता है। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि येन ने उसे सब कुछ बता दिया है कि येन उसे पसंद करने लगी है और वो उससे शादी करेगी। वे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन सभी लोग खुश होते हैं इस बात से और वो लोग कहते हैं कि वो लोग अब वे को अपना दामाद मानने लगे हैं। एंड यहाँ पे दादाजी बताते हैं कि अब जब येन ने अपना पार्टनर चुन लिया है तो हमारे टैंक क्लैन को फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वे यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि इन्होंने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, अभी तो मैंने टेस्ट भी पूरा नहीं किया। एंड उसके बाद लीडर बताती है कि चलो भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताता हूँ। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि अब तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि वो लोग वे को 10,000 जहर का मंदिर दिखाने वाले हैं जहाँ पर 10,000 अलग अलग जहर रखे हैं। एंड वो लोग बताते हैं कि इससे वी को काफी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि उसे जहर काफी ज्यादा पसंद है ना। तो अगले दिन सुबह सुबह पूरी फैमिली निकल पड़ती है 10,000 जहर के मंदिर को देखने के लिए। यहाँ पे ग्रैंड लीडर बताते हैं कि ये परंपरा है कि हमें पूरी फैमिली को एक साथ जाना चाहिए। यहाँ पे वे भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहाँ पे 10,000 अलग अलग जहर होंगे और उन्हें देख के वी को काफी ज्यादा खुशी भी होगी। लेकिन तभी यहाँ पे येन ताजी हवा के लिए सांस भरती है एंड उसे देख के वी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जन्नत। वो मनी मन सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई तस्वीर से निकल के बाहर आ गया हो। एंड तभी येन के मम्मा पापा उसे देख लेते हैं और कहते हैं क्या वही क्या देख रहा है तू। और फिर वी को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है, उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। और तभी लीडर हंसते हुए कहता है हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ तुझे प्यार हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जहर के मंदिर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर 10,000 जहर है एंड वो लोग गेट के पास जाते हैं एंड वहाँ पे जो भी सिपाही वगैरह होते हैं वो उनके आगे सर झुकाते हैं अपना एंड जो भी वेलकम वगैरह होता है वो सब करते हैं। एंड इस जगह की हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद ग्रैंड लीडर ऑर्डर देते हैं और ये लोग बड़े से दरवाजे को खोल देते हैं इस मंदिर के। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वी का मुँह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। और फिर सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर जहर ही जहर होते हैं, चारों तरफ छोटे छोटे बोतल में रखे होते हैं एंड ये पूरे 10,000 हैं। और फिर यहाँ पे ग्रैंड लीडर वे से बताते हैं कि बच्चे यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। वे भी बोलता है हाँ तभी इन सभी को डब्बों में रखा गया है ना अच्छे से। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर येन वे को लेके जाती है और वो जहर दिखा रही थी वे को अलग अलग की कौन सा किसका जहर है ये सब। येन के मम्मा पापा भी देखते हैं और वो लोग हंसते हैं मनी मन क्योंकि वो खुश हो रहे थे। एंड फिर वो येन से कहते हैं कोई बात नहीं है तुम इससे कहीं और लेके जाओ और अच्छे से सारी चीजें दिखाओ। और उसके बाद येन वे का हाथ पकड़ के उसे दूर लेके चली जाती है सारी जहर दिखाने के लिए। और फिर वो अलग अलग जहरों को दिखाती है कि कौन सा जहर किस काम का है। एंड यहाँ पे इसके फैमिली वाले यार बहुत खुश हो रहे हैं। एंड फिर येन वी को एक बीज टाइप का जहर निकाल के देती है और वो उसके हाथ में देती है। और जैसे ही वी उसे हाथ में लेता है वो सोचता है ये तो टाइगर बीन का बीज है और इस बीज को कैस्टर कहा जाता है। येन बताती है कि ये बीज बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है एंड ये इतना ज्यादा जहरीला इसलिए है क्योंकि आमतौर पे हम लोग जहर देते हैं लोगों को तो उनके मुंह से झाग आने लगता है, उनका शरीर नीला पड़ जाता है
है या कुछ कुछ इफेक्ट दिखता है कि हाँ भाई इन्हें जहर डाल के मारा गया है, लेकिन ये वाला बीजी एक ऐसा जहर है जिसे हम लोग किसी को भी खिला देंगे वो मर भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इस जहर का कोई स्वाद भी नहीं होता है। एंड ये सब बातें सुन के वी के तो होश उड़ रहे थे और फिर ये बताती है कि इसीलिए इस जहर को गोल्डन जहर कहा जाता है और अगर इस जहर से किसी की मौत होती है तो उसे गोल्डन डेथ कहा जाता है। और हम टैंक लाइन वाले इसी का प्रयास करते हैं कि मौत हो भी जाए और किसी को पता भी ना चले। और ये सब सुन के वी के तो पसीने छूटने लग जाते हैं, वो अपने दिमाग में इमेजिन करने लग जाता है उनकी तस्वीर। और फिर ये दोबारा कहती है, वी तुमने सुना ना कि सबसे खतरनाक जहर वो नहीं जो दर्दनाक मौत दे, सबसे खतरनाक जहर वो है जो चुपचाप अपना काम कर दे और किसी को पता भी ना चले। एंड तभी दादाजी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। और फिर दादाजी वे से बोलते हैं कि यंग वॉरियर आपको जहरीले जानवर बहुत ज्यादा पसंद है ना। एंड वो लोग यहाँ पे वी को सुविधा देते हैं कि वो जितने चाहे जहरीले जानवरों को पाल सकता है, उनका ख्याल रख सकता है और इसके लिए उसे सारी सुविधा मिलेगी। और ये सब सुन के वे थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लोग मुझे वो काम दे रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एंड वे सोचता है कि सच में ये लोग बहुत अच्छे हैं। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है जिसका नाम गुप्पे है। एंड यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड लीडर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। एंड फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इन बुड्ढों की माँ की आंख। एंड फिर गुप्पे बताता है कि दो समस्या है, एक तो हमने सिचुआन सिटी के लॉर्ड को जो दवाई भेजी थी वो काम नहीं कर रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा है, और दूसरा हमारे बड़े बुजुर्ग वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं वे को लेकर। एंड फिर ग्रैंड लीडर सब जाने लगते हैं एंड वो साथ में वी को भी बोलते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ। और फिर हमें सारे बुड्ढों को दिखाया जाता है जिन्होंने इनको बुलाया है, लीडर वगैरह को, और वो उन पे चिल्लाते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी इंसान को हमारे 10,000 जहरों के मंदिर में लाने की, और ऊपर से तुम हमारी प्यारी फुल यिन को इस बेघर इंसान के हाथ दोगे जिसका कोई घर बार नहीं, माँ बाप नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि ये है कहाँ से असल में, और हमारी यिन के सामने इस लड़के की क्या औकात। जिसपे लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके शरीर से एक अलग ही ग्रीन कलर का ऑरा निकलता है और वो कहते हैं कि कोई हक नहीं है आप लोगों को मेरे दामाद के बारे में इस तरीके से बात करने की, और यहाँ पे जो भी फैसला सब लिया गया है वो मेरा फैसला है, आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या इससे। यहाँ पे वी को पता चल जाता है कि ये लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड फिर यिन बोलती है कि सॉरी मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। एंड फिर वी सोचता है अरे यार मेरी वजह से इसे टेंशन हो गई क्या, तो कोई बात नहीं है, अब मुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। सो वी पहले यहाँ पे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि यार मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स थे और जब भी मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था तो कई सारे लोग ऐसे होते थे जो मुझे हेट कमेंट करते थे, जो मुझे पसंद नहीं करा करते थे और मुझ पे सवाल उठाया करते थे, तो उन सब के मुकाबले तो ये बुड्ढे कुछ भी नहीं। सो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे वी अपना मुंह खोलता है और कहता है कि माफ करना मैं आप लोगों की बातचीत के बीच में घुस रहा हूँ क्योंकि मसला मेरा है। यहाँ पे वी बोलता है आप लोग मेरी एबिलिटी पे शक कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं सिचुआन सिटी के लॉर्ड की समस्या दूर करूंगा और उनके लिए एक सही मेडिसिन बताऊंगा। सभी यहाँ पे हैरान कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या। एंड वी यहाँ पे मनी मन सोचता है अभी अभी तो मुझे एक अच्छी लाइफ मिली है जहाँ पर मैं अपने जहरीले जानवरों के साथ आराम की जिंदगी जी सकता हूँ, तो मैं इन बुड्ढों को अपनी आराम की जिंदगी को इतनी जल्दी बर्बाद थोड़ी करने दूंगा। लेकिन उल्टा यहाँ पे तो सभी बुड्ढे चिल्लाने लगते हैं कि अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातचीत के अंदर घुसने की। और येन और उसकी मम्मा भी बोलती है कि हाँ वे को बीच में नहीं घुसना चाहिए था, पर वे का फेस कुछ इस तरीके का होता है। वो बोलता है इनको पता नहीं क्या मैं स्पाइसी फैब्रे हूँ। एंड फिर वी सोचता है कि रुक जा बुड्ढे, अभी फैब्रे के मूड में आता हूँ और तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वी बोलने लगता है कि तुम मुझे कौन सा शौक था तुम्हारा दामाद बनने का, मैं यहाँ पे एक मेहमान के तौर पे बुलाया गया था क्योंकि मैंने तुम लोगों की बच्ची येन को भी बचाया है और तुम लोगों के लीडर को भी बचाया है ब्लड हैंड राक्षसा को मार के। यहाँ पे लीडर हैरान कि बाप रे बच्चे में दम तो है। एंड फिर यहाँ पे वी काफी इज्जत से बोलता है और गुस्से से कि अब मुझे बताओ कि मैंने तो तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को बचाया है, तुम्हारे लीडर को बचा के, तो मैं तुम लोगों का मेहमान हूँ, तो क्या तुम लोगों का यही संस्कार है कि अपने मेहमान के साथ इस तरह से पेश आते हैं? क्या यही टैंग क्लैन के बुजुर्गों का संस्कार है? एंड इन सब के बाद भी उन बुड्ढों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग बोलते हैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग बस थोड़ी हड़बड़ी में बोल गए क्योंकि हमें टेंशन है ना टैंग क्लैन की और हमारी प्यारी बच्ची की भी। एंड उसके बाद भी शैतानों जैसे हंसता है और मनी मन सोचता है मजा आ गया इन बुड्ढों को नीचा दिखा के। एंड ग्रैंड लीडर भी हैरान कि अरे बाप रे क्या ही लड़का है। सो यहाँ पे बुड्ढों को यकीन नहीं होता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसने राक्षसा को मारा, ये तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। जिसके बाद लीडर अपनी जेब से वही बुक निकालते हैं जो वो लोग राक्षसा के लैब में से लेकर आए थे और फिर उसे देख के तो इनके होश उड़ जाते हैं कि हाँ भाई ये तो राक्षसा ने लिखा है पूरा का पूरा बुक और वो भी खून से, लेकिन इस बच्चे ने राक्षसा को मारा कैसे। और उसके बाद लीडर इन लोगों को थोड़ा और नीचा दिखाने का सोचता है और वी से
कहता है कि वी जरा अपने सेंटीपीड के बच्चों को तो बाहर निकालना। एंड वी भी उन्हें थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है जी ससुर जी अभी निकालता हूँ। एंड उसके बाद वी अपने बच्चों को बाहर निकालता है कि हे प्यारे बच्चों चलो बाहर आ जाओ। एंड फिर जब सेंटीपीड के बच्चे बाहर आते हैं तो भाई इन लोगों की वाट लग जाती है। ये लोग हैरान कि ये छोटा सा बच्चा सेंटीपीड के बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और लीडर भी बता दे कि हाँ इन्हें छोटे छोटे बच्चों ने राक्षसा को काट के खत्म कर दिया। एंड उसके बाद वी उन बुड्ढों से कहता है कि अगर आप लोग मुझे परेशान करोगे ना तो राक्षसा की तरह ये लोग आप लोगों को भी काट जाएंगे और आप लोगों का भी वही हाल होगा, तो कृपया थोड़ा सावधान रहें। एंड फिर वो बुड्ढे डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मान लिया तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये छोटा है इसीलिए आप लोगों को 10,000 जहर के मंदिर में से नहीं लाना चाहिए था, इसके लिए खतरा भी हो सकता है ना। एंड फिर ग्रैंड लीडर बोलते हैं हाँ ये बात तो तुम लोगों की सही है, तो चलो अभी से मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। एंड फिर यहाँ पे ये बुड्ढे पूछते हैं कि क्या ये लड़का काबिल भी है टैंक क्लैन के। फिर से वही बात। खैर यहाँ पे ग्रैंड लीडर बोलते हैं कि वे क्या तुम इन्हें बता सकते हो कि वाकई में तुम टैंक क्लैन के लायक हो। जिसपे वी कहता है क्यों नहीं, मैं सिटी लॉर्ड की समस्या दूर कर सकता हूँ, वो भी टैंक क्लैन की तकनीक से। एंड वी यहाँ पे हरामी वाली स्माइल देता है। एंड सभी बुड्ढे हैरान कि क्या कहा तुमने, टैंक क्लैन की तकनीक से। अब एक गधे उसे मारना नहीं है, हमें उसे जहर नहीं दवा भेजनी है। एंड फिर वी के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है अच्छा उसे बचाना है क्या, मुझे लगा उसे खत्म करना है। टैंक क्लैन में ऐसी चीजें होती है ना, मुझे क्या पता था टैंक क्लैन में सीधी चीजें भी होती है, मुझे लगा था सब कुछ मारना वारना ही होता है यहाँ पे सिर्फ। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी और वी एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए खड़े होते हैं। वी को लगता है कि उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, लेकिन दादाजी बताते हैं ना तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, इन सब के लायक तो तुम्हारी बॉडी अपने आप होती रहेगी, तुम्हें ध्यान देना है भी मार्शल आर्ट सीखने में। एंड उसके बाद दादाजी अपने जेब से ये सारे निंजा हथौड़ी वाली चीजें निकालते हैं एंड वो एक एक करके सभी चीजों का नाम बताते हैं और वी से पूछते हैं कि चलो बताओ इनमें से कौन सा चीज ऐसा है जिसका उपयोग करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसमें वी बताता है मुझे लगता है ये पाउडर सबसे ज्यादा मुश्किल होगा इसका इस्तेमाल करना। एंड फिर दादाजी बोलते हैं नई सुई का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एंड फिर वो अपने जेब से एक ब्रश निकालते हैं एंड फिर वो उसे खोल देते हैं और हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए इनको फेंकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ये ध्यान रखना भी कि कहाँ पर कौन सा सुई गया है। वी हैरान हो जाता है कि ये तो सुई भी नहीं है लेकिन ये सारे सुई की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे दादाजी बताते हैं कि ये हमारे टैंक क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है जिसमें हम हजारों सुइयों को आसमान में फेंक देते हैं एंड वो इस तरह से गिरते हैं जैसे कि कोई बारिश हो रही हो। वी को तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब भी होता है। वी पूछता है कि अच्छा तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा क्या कि ये कहाँ कहाँ गिर रही है। जिसपे दादाजी बोलते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने। दादाजी बताते हैं कि तुम कम से कम 100 की जगहों को तो याद कर ही लेना। और एक सीक्रेट बात बताऊं, जब येन 10 शहर के लेवल तक थी ना तब वो 1000 की जगह याद रख लेती थी क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर तुम याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी सुई तुम्हें ही चुप जाएगी और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा थक के सोया पड़ा था एंड तभी वहाँ पे येन आ जाती है और अलग ही सूट पहन के। एंड फिर यहाँ पे वी पूछता है कि तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिसपे येन बताती है कि मैंने सुना है तुम हॉर्नेट को पकड़ने जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा मैं इस तरीके के कपड़े पहन लेती हूँ ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूँ। यहाँ पे वी को पहले से ही पता है कि हॉर्नेट वगैरह कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लोग जाने लगते हैं एंड फिर बातों ही बातों में येन वी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि सिचुएन सिटी के लॉर्ड को क्या हुआ है और वो किस दवाई की बात कर रहे हैं। एंड फिर वी थोड़ा हिचकिचाते हुए बताने लगता है कि सिटी लॉर्ड को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लो, ठीक है ना। और वी को भी येन रोक लेती है और कहती है मुझे लगा था तुम 15 साल के हो तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो अपनी उम्र से भी कुछ ज्यादा ही पता है। एंड तभी वी अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है हाँ क्योंकि कुछ टाइम से मैं अकेले रहता हूँ ना इसीलिए। खैर फिर वो लोग बिना देरी के हॉर्नेट को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं एंड फिर जंगल में जाते जाते वी को एक चिपकली दिखता है तो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन येन उसे पकड़ के बोलती है अबे गधे अपने काम पे चलना, उधर कहाँ जा रहा है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग एक गुफा के पास पहुंच चुके हैं जो कि हॉर्नेट का घोंसला है। एंड फिर वी बताता है कि इस गुफा के अंदर है वो कीड़ा जो हमें चाहिए। एंड फिर ये बदमाश बच्चा दूसरों के घरों में झांकता है एंड ऊपर से उन्हें बाहर भी निकाल लेता है पकड़ के। एंड वी यहाँ पे काफी शैतानी शक्ल बनाता है एंड फिर येन बोलती है कि वो आखिरकार हमें मिल ही गया एंड ये कीड़ा भी रो रहा है बेचारा। एंड फिर वी बोलता है कि तो हम लोग सिटी लॉर्ड की समस्या को अब दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे येन वी से पूछती है कि यार हम लोग तो हॉर्नेट को ढूंढ रहे थे ना और ये तो ग्राउंड बीटल है। जिसपे वी बोलता है कि हाँ ये ग्राउंड बीटल है और हम इसी को ढूंढ रहे थे, बस हम लोग हॉर्नेट का घोंसला ढूंढ रहे थे क्योंकि ये जो जीव है ना ये बाकियों से अलग है। बाकी कीड़े ऐसा करते हैं कि वो अपने अंडों के लिए घर बनाते हैं एंड फिर अंडा देने के बाद वहीं पे रुकते हैं और उनकी रखवाली करते हैं जब तक बच्चे ना बाहर आ जाए। लेकिन ग्राउंड बीटल ऐसा नहीं करते, वो आसपास कहीं भी अंडा दे देते हैं एंड ये सब आप लोग देख लो पैनल से, ठीक है। और ये कोई इंसान नहीं है, ये ग्राउंड बीटल के बच्चे हैं, ठीक है। हमें समझाने के लिए इनको इंसान का रूप दे दिया गया
है। सो जो ग्राउंड बीटल के बच्चे होते हैं ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अंडों से निकलते ही इनकी शैतानी शुरू हो जाती है बदमाशों की। वो एक बहुत ही ऊंची जगह में चले जाते हैं एंड फिर वहाँ पे जाके एक फूल का रूप ले लेते हैं, जिससे जो मधुमक्खियाँ होती है ना, वो उसे फूल समझ के उनके पास चली जाती है। और फिर क्या, ये ग्राउंड बीटल उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर इस प्यारी सी बी का खेल खत्म। तो यहाँ पे वी ने यिन को भी सारा कुछ समझा दिया है एंड फिर यहाँ पे यिन कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे मार देंगे क्या? जिसपे वी बोलता है हाँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसे मारना ही पड़ेगा। और इसका जहर भी काफी खतरनाक होता है। इसका जहर अगर किसी के स्किन में लग जाए ना, तो उसके तो वाट लग जाएंगे। और फिर वी थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि इस कीड़े से हर मर्द की समस्या दूर हो जाएगी। और यहाँ पे पढ़ लो ठीक से तो समझ में आ जाएगा कि वी बोल क्या रहा है। एंड यहाँ वी की बातें सुन के यिन शर्मा के भाग जाती है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग दवा खाने में आ चुके हैं एंड वहाँ पर वी जो लोग भी दवा बनाते हैं उनसे कहता है कि दवा को कैसे बनाना है। वो बताता है कि पहले इस ग्राउंड बीटल का पाउडर बनाना है एंड फिर उसके बाद उससे लिक्विड बनाना है हमें। एंड वी सब कुछ अच्छे से समझाता है कि कितने ग्राम पाउडर से कितने बूंद लिक्विड को बनाना है। और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये बच्चा, इससे इतनी अच्छी गणित कैसे आती है। एंड इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जिसके बाद वी फिर से समझाता है और कहता है कि अबे अब तो समझ गए ना, मेरा सिर फट जाएगा अब। एंड फिर फाइनली इनको समझ में आ जाता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे यिन दादाजी के पास आती है और कहती है कि यंग वॉरियर ने दवा बना लिया है। एंड यहाँ पे यिन बताती है कि वे ने जिस तरीके से कैलकुलेशन करके बताया था, रिजल्ट वही का वही आया है, सेम टू सेम। दादाजी भी सोचते हैं कि है, ये बच्चा तो ऐसे ही जहरीले जानवरों के साथ अकेले रहता था, फिर उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। जैसे जैसे हम इसके बारे में जान रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा समझदार है। एंड यहाँ पे दादाजी भी यिन की थोड़ी टांग खींचते हुए कहते हैं कि तो बताओ, तुम जब पहली बार वी से मिली थी तब तुम्हें वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था ना जितना अब आ रहा है। यिन यहाँ पे शर्मा जाती है। जिसके बाद दादाजी बोलते हैं अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि वे पता कैसे लगाएगा कि ये दवाई काम करती भी है या नहीं। एंड यिन को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है एंड फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है कि वे ने कहा था कि वो क्लैन के बुजुर्गों पे आजमाएगा इस दवाई को। दादाजी एक पल को शौक कि क्या ही शैतानी बच्चा है, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगते हैं कि वाह, ये बच्चा सुधरेगा नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके थे, सारे टांग अड़ाने वाले बुड्ढे भी और सभी की सभी फैमिली वगैरह वगैरह। यहाँ पे पहले तो वी के सामने वो दवाई रखा जाता है, जिसके बाद वी पूछता है कि मैंने जैसे कहा था तुम लोगों ने वैसे ही बनाया है ना? जिसपे वो लोग कहते हैं जी हाँ वॉरियर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही। एंड फिर सभी बुड्ढे बोलने लगते हैं कि चलो चलो अब बताओ भी कि तुमने इस जहर से कैसे दवा बना लिया है और ये कुछ काम का है भी या नहीं। जिसमें लीडर बोलते हैं कि चलो अब सब शांत हो जाओ। एंड वी से कहते हैं कि चलो अब बताओ कि तुम ये साबित कैसे करोगे कि ये काम का है भी या नहीं। जिसपे वी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है ये बच्चा नौटंकी कर रहा है, ठीक है। ये बोलता है कि क्या मुझे साबित भी करना पड़ेगा क्या? जिसपे बड़े बुजुर्ग कहता है कि हाँ तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हम लोग मान लेंगे। जिसपे वी बोलता है चलो फिर ठीक है। एंड तभी जो सामने जिस दवा बनाने वाले के पास वो दवा होता है, वो जाके उन बुड्ढों के पास रख देता है उस दवाई को, क्योंकि वी ने उसे पहले से समझा रखा था कि करना क्या है। एंड फिर वो बुड्ढे बोलते हैं कि क्या हम लोग इस दवाई को खाएंगे? तुम पागल हो गए हो क्या? इसका क्या भरोसा कि ये जहर का काम करेगा या दवा का काम? और फिर वी एक शैतानी स्माइल करता है एंड फिर कहता है ग्रैंडफादर, आपने तो कहा था ना कि इन बड़े बुजुर्गों का लेवल 100 जहर तक का है। एंड भाई फिर वो शैतानों जैसे हंसने लगता है एंड दादाजी भी हैरान। वी यहाँ पे अपने जाल में उन बुड्ढों को फंसा रहा था। एंड फिर वी बोलता है कि तो फिर आप लोग डरे हुए क्यों हो? क्योंकि आप लोगों का लेवल तो 100 जहर तक का है, तो इस छोटे से ग्रैंड बीटल के जहर से भला आप लोगों का क्या हो जाएगा? एंड फिर वो बदमाश बच्चा दादाजी से कहता है कि ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग डरे हुए हैं दादाजी। यहाँ पे दादाजी भी हैरान कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से अपना काम निकलवाओगे। एंड फिर इन बुड्ढों को यहाँ पे आ जाता है गुस्सा और वो लोग कहते हैं कि हे, हम लोगों का लेवल 100 जहर से भी ज्यादा का है, तो हम लोग भला इस तुच्छ कीड़े के जहर से क्यों डरेंगे? और फिर वो बुड्ढा उस जहर के 2 टुकड़े करता है एंड फिर वो लोग आपस में बांट लेते हैं एंड खा जाते हैं। एंड सभी यहाँ पे हंसने लगते हैं और वी कहता है चलो मछली जाल में फंस चुकी है। और फिर वो बुड्ढे गुस्से में कहते हैं कि देखो हमने इसे खा लिया है और अगर इसका कुछ असर नहीं हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है बच्चे। एंड वो लोग पूरा खा जाते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि देखा इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। बट यहाँ पे वी को अपने आप पे बहुत भरोसा होता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल टेंशन नहीं। और तभी अचानक से कुछ हलचल होने लगती है और बुड्ढे की बोलती बंद और यहाँ दवाई का काम शुरू। और अब आप लोग अपनी हंसी रोक के बताओ। हंसी का तो पता नहीं, लेकिन इन बुड्ढों की बोलती जरूर बंद हो गई और सभी शर्म के मारे अपना गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या इन सब की बातचीत हो जाती है कि हाँ सच में ये दवाई काम का है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये बुड्ढे अपने कपड़ों से अपनी इज्जत
इज्जत बचाते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे थे और वी और ग्रैंड लीडर खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। तभी ग्रैंड लीडर बोलते हैं कि हाँ माना ये लोग काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन ये लोग क्लैन के बुजुर्ग हैं, तो प्लीज इन्हें ज्यादा तंग मत किया करो तुम। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे भागी भागी ये आ जाती है और वी से कहती है कि हमारे बच्चे कुछ बीमार लग रहे हैं और मुझे वो अजीब लग रहे हैं, प्लीज तुम इन्हें चेक करो कि वो कैसे हैं। और यहाँ लड़की ने जल्दबाजी में हमारे बच्चे कह दिया और इस बात से दादाजी हैरान। वो गुस्से में वी को कॉलर से पकड़ के ऊपर करते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा हमारे बच्चों से, जल्दी बताओ कि तुम लोगों के बच्चे क्यों हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। यहाँ पे वी तो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन येन घबराते हुए कहती है दादाजी मैं सेंटीपीड के बच्चों की बात कर रही हूँ, वे ने उन्हें मेरे पास छोड़ा था ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूँ। तभी वी हैरान, वो एकदम से चिल्लाता है क्या तुम्हारा मतलब ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के बच्चों से है। शिट, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था, मैं अपने ट्रेनिंग वगैरह में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि मेरे दिमाग से तो वो बच्चे हट ही गए थे। एंड यहाँ पे हड़बड़ी में वी अपने हाथों से खुद उन बच्चों को लेने जाता है, लेकिन तभी ये उसे रोक लेती है और कहती है अबे गधे वो मेरे पास नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो पागल, मतलब समझ रहे हो ना। लड़का बड़ा तेज हो रहा है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग सेंटीपीड के बच्चों के पास पहुंच चुके थे एंड इनका कलर थोड़ा चेंज लग रहा था। एंड यहाँ वी के फेस को देखो, लगता है इसने तमाचा खाया है, वो भी काफी जोरदार। अभी जो हरकत करी थी ना वी ने, उसकी वजह से पड़ा है इसे ये। यहाँ पे ये टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये बच्चे काफी बीमार से लग रहे थे, लेकिन वी बताता है कि अरे टेंशन की बात नहीं है पागल, इस तरीके के जानवरों के साथ ऐसा होता है, जैसे सांप अपनी कैचुली बदलते हैं वैसे ही सेंटीपीड भी करते हैं। और तभी हम देखते हैं सेंटीपीड के बच्चे पुरानी स्किन से निकल जाते हैं और उन्हें एक नई स्किन मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। एंड यहाँ पे ये लोग भी इन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं और देखते ही देखते तीनों सेंटीपीड के बच्चे बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाते हैं और साथ ही में इनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है पहले से। और फिर येन वी से पूछती है कि अच्छा तुमने इनका नाम रखा है क्या, जिस पे वी हैरान कि क्या नाम भी रखना होता है क्या, मैंने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यही इनका आज से नाम होगा। जिस पे येन गुस्सा हो जाती है, वो बोलती बिल्कुल नहीं, ये कैसे नाम है, तुम्हें पता भी है ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड 1000 साल से भी ज्यादा जीवित रहते हैं और कहा जाता है कि 1000 साल के बाद वो एक ड्रैगन बन जाते हैं, तो इसीलिए ड्रैगन्स की इज्जत करो और इन्हें अच्छा नाम दो। जिसके बाद वी बोलता है ठीक है, तो मैं इन्हें नाम देता हूँ नोवा, मायरा और ग्रेस। ठीक है, तो नोवा का मतलब होता है नई शुरुआत, मायरा का मतलब महक और ग्रेस का मतलब सॉफ्टनेस। और ये नाम सुन के येन बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे भी बच्चों का नाम रखना फादर का काम है, मुझे क्या। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वी को दिखाया जाता है जो अपने सेंटीपीड के बच्चों के साथ बाजार में घूम रहा था और हमें दिखता है कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं अब। सो वी उनके साथ आराम से लेटा हुआ था, लेकिन तभी साइड से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि बड़बड़ कर रहे थे कुछ कि पैसा कमाना कितना आसान होता है ना, और वो किसी दूसरी जगह जाने की बात कर रहे थे। इन सब की बातें सुन के वी को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लीडर, येन और वी को। लीडर बताते हैं कि वी ने जो दवा बताया था वो बहुत ही काम की थी और सिचुएन सिटी लॉर्ड की समस्या दूर हो गई। लीडर बताते हैं कि सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हुए और उन्हें बहुत सारे इनाम भी दिए। वहीं लीडर बोलते हैं कि अभी तो तुम हमारे दामाद बने भी नहीं हो और हमें इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, और वी ने उनकी काफी मदद की, इसलिए यहाँ पे लीडर भी वी को एक इनाम देने वाले हैं। लीडर बताते हैं कि वो वी को एक एलिक्सर देने वाले हैं और वो एलिक्सर होगा गोल्डन हेड किंग बी का शहद। वी यहाँ पे दादाजी की बात याद करता है कि दादाजी ने कहा था एलिक्सर लेने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसे मार्शल आर्ट सीखने में मदद होगी। जिसके बाद वी मान जाता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे ये एलिक्सर देने के लिए। लेकिन येन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके शरीर में से आग निकलने लगती है। वो कहती है फादर क्या कहा आपने, आप वी को बस एक शहद देने वाले हैं, वो भी मामूली। यहाँ पे येन का गुस्सा देख के फादर की वाट लग जाती है। वो कहते हैं अरे बाप रे, बेटी होना भी सिरदर्दी है यार। लीडर यहाँ पे बताते हैं कि वो गोल्डन हेयर्ड किंग बी का शहद है, इतना आसान भी नहीं होता है उसको इकट्ठा करना। यहाँ पे वी पूछता है ससुर जी मुझे और भी बताओ ना इस गोल्डन हेड किंग बी के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे लीडर बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला जीव है और इसे कभी कभी ही जंगलों में पाया जाता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात इस बी का साइज एक छोटे कुत्ते के बच्चे जितना होता है। एंड ये सब सुन के वी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस बी को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये अभी भी गुस्सा होती है उसके डैड पे, जिस पे लीडर बोलते हैं कि अरे पागल, मैं ये शहद वी को इसलिए नहीं दे रहा था कि वी की इज्जत कम है हमारी नजरों में, मैं ये शहद वी को इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे पता था कि बी के बारे में जानना यंग वॉरियर को बहुत पसंद आएगा। मुझे पता था कि वी को भी गोल्डन हेयर्ड किंग बी को देखने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे वी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने, मैं उसे देख सकता हूँ। लीडर बोलते हैं बिल्कुल सही सुना तुमने। एंड फिर वी यहाँ पे याद करता है कि वो अपने यूट्यूबर के दिनों में भी ऐसा ही काम किया करता था और उसे ये काम करना बहुत अच्छा लगता था।
मतलब शहद इकट्ठा करना, ठीक है। एंड फिर ये दोनों भाग चलते हैं बी को देखने के लिए। एंड फिर वी पूछता है कि वो दिखती कैसी है, जिसपे लीडर बोलते हैं पागल, वो बी है तो बी जैसी दिखेगी ना। एंड अब यन के पास बोलने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, तो वो चुप ही हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग बी की खोज में निकल पड़े थे। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अपने वी की टीम नहीं आई है, बल्कि और भी 2-3 टीम आई हुई है गोल्डन हेड किंग बी को ढूंढने के लिए। और पता चलता है कि किसी ने ये जानकारी बेची है। अब मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जो अपना सिचुएन टैंक क्लैन है, उन्होंने किंग बी की जानकारी किसी से खरीदी थी, और अब हमें पता चलता है कि वो जानकारी बेचने वाला इंसान टैंक क्लैन के अलावा भी दूसरे क्लैन में भी ये जानकारी बेच दिया, और इसी से हो गया लफड़ा। एंड तभी वी को पुरानी बात याद आती है कि किस तरीके से दो इंसान आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे कि पैसा कमाना बहुत ही आसान होता है, और वो किसी दूसरे क्लैन में भी जा रहे थे। तभी टैंक क्लैन का एक सिपाही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। तो चलो अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर वे को बताते हैं कि तुम टैंक क्लैन के अब दामाद हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दर्जा यहाँ पे कितना बड़ा है। तो अब तुम इस तरीके से नहीं रह सकते, तुम्हें एक टीम को लीड करना तो आना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें सिपाहियों का एक टीम दे रहा हूँ, और अब से तुम इनके लीडर हो, और अब से तुम्हें इस टीम को चलाना है और ऑर्डर्स भी देने हैं। तो यहाँ पे वी ये सब देख के थोड़ा घबरा जाता है, और वो कहता है कि ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम तो येन का है ना। जिसमें लीडर कहते हैं अरे पागल लड़के, ये अब तुम्हारी है और तुम उसके पार्टनर भी हो, तो ये सब काम करना अब तुम्हारा फर्ज बनता है। पार्टनर नाम सुन के यहाँ पे वी थोड़ा शर्मा जाता है। एंड ये उससे कहती है कि अरे टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी मदद करा करूंगी। और फिर सीन फिर से करंट टाइम में आता है, जहाँ पर ये लोग बी ढूंढने गए थे और बहुत सारे सिपाही और भी आ गए थे अलग अलग टीम के। सो ये टैंक क्लैन का सिपाही यानी कि अपने वी का ही पार्टनर है, और इसका नाम वुलगैंग है। सो यहाँ पे वुलगैंग सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है जिसने धोखेबाजी की। और फिर हमें यिन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और उसके पूरे शरीर से हरे रंग का ऑरा निकल रहा था, और वो गुस्से से कहती है कि जिस किसी ने भी धोखेबाजी की और जो कोई भी टैंक क्लैन के रास्ते में आएगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और इनका ये रूप देख के सभी समझ जाते हैं कि ये मुरीम के 3 जहरीले फूलों में से एक है, और इससे बच निकलना ही सही रहेगा। इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और यिन से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता कि धोखेबाजी किसने की है, लेकिन हम आप लोगों के रास्ते से पीछे हट रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी एक और टीम थी, वो भी यही बोलती है कि हाँ, हम लोग आप लोगों के रास्ते में नहीं आएंगे और हम लोग जा रहे हैं। हालांकि हमने भी ये जानकारी खरीदी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। लेकिन वुलगैंग कहता है ये लोग बहुत ढीठ है, ये लोग इस तरीके से तो पीछे नहीं हट सकते। इसलिए वो लोग गोपे से कहते हैं कि तुम जाओ और इनका पीछा करो और देखो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड यिन वे को तसल्ली देती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वी को दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम किंग बी के छत्ते के पास पहुंच चुकी थी, जो कि एक पेड़ के अंदर था। एंड ये है वो बी जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। एंड सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है एंड सुंदर भी लग रही है। वी इन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है। एंड यिन भी बताती है कि सच में मैंने इतने बड़े बी आज तक कभी नहीं देखे। एंड वी बोलता है बाप रे, ये लोग कितनी क्यूट है। वी यहाँ पे कुछ ध्यान देते हुए कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनकी कॉलोनी इतनी छोटी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि ये लोग लगभग 100 के आसपास है। एंड फिर वो ये भी कहता है कि शायद से ये काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए ये लोग कम ही रहते होंगे। यहाँ पे यिन पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिसपे वी बोलता है कि आमतौर पे एक छत्ते में कम से कम 7-8 हजार बी रहती है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 100-200 ही होंगी। एंड फिर यिन पूछती है तो तुम्हें ये पता कैसे चला? सो वी बोलता है कि जिस हिसाब से ये अंदर और बाहर जा रही है, उस हिसाब से मैंने ये गिनती की है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे गुपे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि बुरी खबर है, जिसपे वुलगैंग कहता है कि क्या हुआ? जिसपे गुपे बोलता है कि आपने सही कहा था, वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। वो लोग जंगल के दूसरे साइड में टेंट लगा कर बैठे हैं। वैसे वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ तो हम लोग देख लेंगे। जिसपे वुलगैंग कहता है ठीक है, उन सबको छोड़ो, हम लोग अभी शहद पे ध्यान देते हैं। जिसके बाद वुलगैंग बताता है कि वो लोग किसी पत्तियों को जला के धुआं करने वाले हैं, और जब वो धुआं बी के छत्ते में जाएगी तो सारी बी कमजोर पड़ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, और फिर हम लोग शहद ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हवा उल्टी चल रही है, मतलब इनका काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो हवा है वो उन्हीं के तरफ आ रही है। तो वो लोग अगर धुआं करेंगे तो हवा उल्टी साइड जाएगी और बी के छत्ते के उस तरफ नहीं जाएगी। एंड तभी वी एक खुराफाती आइडिया निकालता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हवा उल्टी चल रही है, यानी कि अगर हम लोग छत्ते की तरफ जाएंगे भी तो बीज को हमारे आने का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हवा की दिशा उल्टी है ना। तो जो बीज है उनको हमारे शरीर का गंध नहीं मिलेगा, हवा के साथ वो उड़ जाएगा। जिसपे यिन बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या?
लेकिन वी यहाँ पे किसी की नहीं सुनता और वो फटाफट से भागने लगता है और कहता है कि मैं बस एक बार उन्हें छू के वापस आ जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा कसम से। लेकिन ये उसे पकड़ के खींचने लग जाती है और कहती है खबरदार जो तुम आगे बढ़े। और इसे खींचातानी के चक्कर में वी के पैर से एक पत्थर टकरा जाता है और वो सीधा जाके उस पेड़ से लग जाता है जहाँ पर उनका छत्ता है। एंड फिर क्या, इन लोगों के तो डर से होश उड़ गए और सभी के सभी बीज बाहर आ जाती है एकदम तैयार होके हमले के लिए और काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है। एंड फिर येन वी को पकड़ के वहाँ से भागने लगती है फटाफट से और चिल्लाने लगती है कि इससे पहले ये लोग पागल हो जाए, यहाँ से निकलो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वी यहाँ पे उदास एक पत्थर में बैठा होता है और वो अभी तक सोच रहा होता है कि यार मुझे उस बी को छूने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे वी सोचता है कि अगर हम लोग धुआं कर भी देते तो भी कुछ फायदा नहीं होता, हम लोग उल्टा फंस जाते, क्योंकि ये जो बी होती है वो नॉर्मल बी से अलग होती है। ये लोग कम से कम 30 मीटर के दायरे तक पता लगा सकती है कि आसपास क्या हलचल हो रहा है। यहाँ पे वी सब कुछ सोच सोच के परेशान हो रहा था, तभी वहाँ पे येन आ जाती है और छोटे सेंटीपीड के बच्चों को वी को देती है और कहती है इन्होंने खाना खा लिया है, अब तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद वी उन बच्चों को अपने पास रख लेता है। यहाँ पे येन वी के पास आके बैठ जाती है जिसपे वी थोड़ा शर्मा जाता है। एंड उसके बाद येन वी से पूछती है कि क्या तुमने कुछ सोचा कि हम लोग आगे क्या करें, जिसपे वी बोलता है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा और वक्त दो समझने के लिए। जिसके बाद येन उससे माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें दबाव फील तो नहीं करवा दिया ना। जिसपे वी बोलता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी ही बात है। यहाँ पर वी को टेंशन फील होने लग गया क्योंकि येन ने उसे कहा कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं मिला क्या। तो वी को यहाँ पे लगता है कि इज्जत का सवाल है, जल्दी से आइडिया ढूंढ ले बेटे। एंड तभी वहाँ पे येन ध्यान देती है कि उसी छत्ते वाले पेड़ के पास 2 बंदर शोर मचा रहे थे और वो लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। ये देख के वी और येन भी काफी हैरान थे। लेकिन अचानक से वी को एक महक आती है जिसके बाद वो येन से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या, क्योंकि उस पेड़ में से एक अलग ही ऑरा बाहर निकल रहा था। जिसपे वी बोलता है कि जल्दी भागो यहाँ से, ये बी अटैक करने वाली है। और तभी येन बिना टाइम वेस्ट किए वी को पकड़ती है और निंजा हथौड़ी की तरह उड़ जाती है और फिर वो लोग उस छत्ते से दूर चले जाते हैं और येन यहाँ पे वी को उतार देती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं पूरी की पूरी मधुमक्खियों की पलटन उन बंदरों पे अटैक कर देती है और उन बंदरों का काम तमाम। वही येन वही से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग अटैक करने वाली है, मुझे तो उनकी आवाज भी नहीं आई थी उड़ने की। जिसपे वी बताता है कि उसे पहले एक महक आ गई थी जिससे उसे पता लग गया था कि मधुमक्खियां हमला करने वाली है। एंड फिर वो येन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला था, सच सच कहना बिल्कुल। यहाँ पे येन ध्यान देती है कि हाँ, उसे अभी तो महक आ रही है और वो बताती है कि उसे पहले भी थोड़ी थोड़ी महक आ गई थी। येन बताती है कि ये किसी मैग्नोलिया फूल की महक थी और ये सुन के वी अचानक से खुश हो जाता है और वो येन के कंधों से पकड़ लेता है और कहता है कि थैंक यू सो मच। एंड फिर वो एक शैतानी हंसी देने लगता है और वो कहता है कि जो भी साइड के क्लैन है मैं उनको मेरी हनी बी के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे टीम के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि आग जला के बैठे थे और अपना खाना पीना कर रहे थे और वो लोग बातचीत कर रहे थे कि टैंक क्लैन वाले कहाँ हैं। 2-3 दिन पहले तो वो लोग बहुत इधर उधर घूम रहे थे लेकिन अभी शांति है, यानी कि वो लोग कुछ कदम उठाने वाले हैं। और ये लोग बात करते हैं कि जब टैंक क्लैन वाले शहद लेके चले जाएंगे तब ये लोग जाएंगे और बचे हुए हिस्से यानी कि शहद निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे ले लेंगे, क्योंकि शाही घराने के लोग उसे बहुत दाम में खरीदते हैं क्योंकि उससे जो मोमबत्ती बनती है वो बहुत ही खास होती है। तो कुछ लोग तो यही प्लानिंग बनाते हैं कि वो लोग टैंक क्लैन वालों को खत्म कर देंगे और उनमें से एक बोलता है हाँ, लेकिन उस जहरीली फूल को छोड़ के, यानी कि यहाँ पे ये लोग येन की बात कर रहे हैं। वो लोग बात करते हैं कि ये मुरीम के 3 सबसे सुंदर फूलों में से एक है और इनके इरादे येन को लेके कुछ ठीक नहीं है। और इस झिंगूर के शक्ल के इंसान को लगता है कि क्या पता टैंक क्लैन वाले उसे अपना दामाद बना ले। खैर तभी उन्हें एक अजीब से महक आती है और आसपास मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज भी। तभी उनमें से एक बोलता है अरे नहीं नहीं, ये खुशबू तो शायद मुरीम के सबसे सुंदर फूल में से आ रही होगी। एंड फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना तब उनके वाट लग जाती है क्योंकि पीछे होता है किंग बीज का बहुत बड़ा झुंड जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बस अटैक करने ही वाली होती है। सभी दुम दबा के भागने लगते हैं क्योंकि वो मधुमक्खियां उनके पीछे पड़ चुकी थी और ये काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। और फिर क्या, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये बीज उन्हें काट काट के भूत बना देती है और तभी साइड में हमें येन और वी को दिखाया जाता है। यहाँ पे येन वी से पूछती है कि ये मधुमक्खियां बिल्कुल सही डायरेक्शन में कैसे आई, तुमने जमीन में ऐसा क्या डाल दिया, तुमने तो बस कुछ फूल और फलों का ही मिश्रण बनाया था, तो ये बीज इतना गुस्सा क्यों करने लगी और सीधा इन पे अटैक क्यों कर दिया। तो वी यहाँ पे येन को कुछ जानकारियाँ देता है बीज और बाकी कुछ जीवों के बारे में। वो बताता है कि जिस फूल और फल का उसने मिश्रण बनाया था वो सेंट बीज को अटैक का सिग्नल देती है। तो खैर इनकी बातचीत खत्म होती है एंड हमें दिखाया जाता है ये लोग तैयार होते हैं हनी लेने के लिए क्योंकि इस टाइम पे सारी बीज जा चुकी थी। तो ये लोग धुआं करने का इंतजाम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर
फिर वो लोग उस पेड़ के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि ऊपर चारों तरफ सुनहरे रंग के छत्ते होते हैं और वहाँ पे एक भी बी नहीं होती है। लेकिन तभी वी यहाँ पे कुछ ध्यान देता है और वो कहता है कि ये सभी तो खाली है, मतलब इनमें शहद नहीं है और यहाँ पे हनी बीज के अंडे भी नहीं है। और फिर वुल्फगैंग वी से पूछता है कि ऐसा क्यों है, एंड फिर वी बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बीज को पता चल गया था कि आसपास इंसान है और इसीलिए उन्होंने अंडे देना बंद कर दिया और जो शहद इसमें था वो उन्होंने खा लिया और वो लोग दूसरे किसी जगह बसने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अंडे देना बंद कर दिया। और वो लोग ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि माइग्रेशन के दौरान वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन तभी वे अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कोई चीज दिखता है और ये और कुछ नहीं बल्कि एक बी थी जो कि वहाँ छुपी हुई थी। और तभी वी यहाँ पे एक शैतानी स्माइल देता है और कहता है कि लीडर वुल्फगैंग, आप अपने मोबिलिटी आर्ट्स का यूज करते हुए बिना रुके कितने देर तक भाग सकते हैं फुल स्पीड में। जिस पे वुल्फगैंग थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि लगभग आधे दिन तक। और तभी पीछे से गुप्पे आता है और सभी को कहता है कि भागो यहाँ से, यहाँ पे गोल्डन हेड किंग बीज की पूरी पलटन आ रही है। तभी हम वे को देखते हैं जो कि वहाँ पे कुछ कर रहा था, लेकिन तभी येन उसके कॉलर से पकड़ती है और कहती है बेवकूफ, अभी भागो, यहाँ पे रुकने का और टाइम नहीं है। और फिर येन उसे पकड़ के भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई वी के कपड़े के अंदर ये क्या है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है ये लोग उस जगह से भाग गए थे और कहते हैं कि बाप रे, बाल बाल बच गए हम लोग। एंड तभी येन की नजर पड़ती है वे के कपड़े के अंदर। वो कहता है ये क्या लेकर आए तुम अपने साथ। और तभी हमें दिखाई जाती है ये बी और वे कहता है कि ये किंग बीज की क्वीन है। एंड फिर वे कहता है कि मुझे शहद नहीं मिला, इसीलिए मैं उसे ही उठा लाया जो मेरे लिए शहद बना सकती है। और ये क्वीन भी यहाँ पे चिल्ला रही थी और आवाजें निकाल रही थी और इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। येन कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम क्वीन बी को उठा लाए। सब डरे हुए होते हैं लेकिन वे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरता। वो शैतानी हंसी के साथ बोलता है कि हमने क्वीन बी को किडनैप किया है और जब बाकी बीज को पता चलेगा कि उनकी क्वीन बी मिसिंग है तो सारी की सारी बीज हमारे पीछे आने लगेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि सभी लोग भागने लगो ताकि हम लोग हमारे घर सही सलामत पहुंच जाए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये सभी के सभी फुल स्पीड में भाग रहे थे, भागने की निंजा टेक्निक यूज करके। हाँ, वही निंजा हथौड़ी वाला निंजा टेक्निक। और यहाँ पे वी को निंजा टेक्निक तो आता नहीं है जैसे केनिची को नहीं आता था, तो यहाँ पे गुप्पे वी को अपने पीठ पे उठा के भाग रहा था ताकि वो पीछे ना रह जाए। एंड यहाँ पे क्वीन भी काफी रो रही थी जिसपे वी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा घर दूंगा, इसलिए प्लीज तुम रो मत। और इसी तरीके से इनकी जिंदगी और मौत का रेस शुरू हो जाता है। आगे आगे वी की पलटन और पीछे पीछे बीज की पलटन। अब देखते हैं इनका क्या हाल होता है। हमें यहाँ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे 3-4 दिनों से ये लोग लगातार भाग ही रहे होते हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 घंटे की नींद लेते थे एंड उसके बाद फिर से भागना पड़ता था। कुछ सिपाही यहाँ पर हार चुके थे कि मैं अब नहीं भाग सकता एंड दूसरे दिन फिर से ये लोग भागने लगते हैं। एंड यहाँ पे वी सोचता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैसे टैंकलैंड पहुँच जाऊंगा सबसे पहले लीडर से यही करूंगा कि मुझे मोबिलिटी आर्ट सिखाओ, यानी कि तेजी से भागने की निंजा टेक्निक। एंड हमें दिखाया जाता है कि कुछ सिपाही भागते भागते नीचे गिर रहे थे एंड वो वापस नहीं उठ पाते हैं। वी को इन्हें देख के काफी बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। एंड येन यही बोलती है कि सब लोग अपने मोबिलिटी आर्ट का यूज करो और तेजी से भागते रहो, रुकना नहीं है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों तक लगातार भागने के बाद गुप्पे भी हार मान जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है और कहता है सॉरी यंग वॉरियर, अब मैं और नहीं भाग सकता। लेकिन इस बार वी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब उसे पीठ पे उठा के कौन भागेगा। तभी हम देखते हैं येन बोलती है कि वी चलो खड़े हो जाओ और मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, अब मैं तुम्हें लेके भागूंगी। एंड वी यहाँ पे बोलते हैं मैं खुद भी तो भाग सकता हूँ, मेरे भी तो पैर हैं। लेकिन येन यहाँ पे नहीं मानती, वो शर्माने लगती है और कहती है हम टैंकलैंड वाले हैं और टैंकलैंड वाले कभी हार नहीं मानते। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पूरे 10 दिन बाद वो लोग सिचुएन टैंकलैंड पहुँच चुके थे। जो मेन गेट पे सिपाही खड़े रहते हैं वो तो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है। और फिर जब वो येन को देखते हैं तब हैरान हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि ये तो हमारी लेडी येन है। एंड फिर सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं, लीडर, ग्रैंड लीडर, एंड वो लोग इन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। लीडर गुस्से में वे भी चिल्लाते और कहते हैं अबे ओए ये क्या हाल करके लेकर आया है मेरी बेटी की। वी घबराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, इसने बस 10 दिनों तक बिना रुके मोबिलिटी आर्ट्स का यूज किया है, इसीलिए इनका हालत ये हो गया है। एंड फिर वी बोलता है कि लेकिन इन सब के लिए ये टाइम नहीं है बात करने का, फिलहाल मुझे अभी फटाफट से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लेके चलो। तभी दादाजी बोलते हैं लेकिन क्यों, जिसके बाद वी अपने कपड़ों के अंदर से क्वीन बी को निकालता है और कहता है कि बाकी बीज भी जल्दी इसका पीछा करते हुए यहाँ आ रही होंगी। लीडर यहाँ पे हैरान कि मैंने तो तुम्हें
शायद लाने के लिए भेजा था, फिर तुम क्वीन बी को कैसे उठा लाए। लेकिन वही साइड में दादाजी खड़े खड़े हंसने लगते और कहते कि मैं समझ गया, और फिर वो वी को उठा के भागने लगते हैं। एंड फिर वी जोर से चिल्लाता है और फिर दादाजी कहते हैं अब क्या हो गया, और फिर वी कहता है कि तेज भागो, वो बीज हमारे पीछे आ चुकी है। जिसपे दादाजी कहते हैं अच्छा तो तुम पूरी पलटन को अपने पीछे लेके आए हो। एंड फिर दादाजी कहते हैं चलो फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ स्पीड का सामना करने के लिए। एंड फिर दादाजी इतनी तेज भागते हैं कि वी की तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन फाइनली वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। एंड ये पेड़ काफी ज्यादा पुराना है। एंड फिर वी क्वीन बी से कहता है कि यही है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इतना भी बुरा नहीं है ना बी। एंड वी की बात सुन के क्वीन बी पेड़ को चेक करने लग जाती है जैसे कि वो उसकी बात समझ रही हो। और फिर जांच करने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि बी को ये घर पसंद आया। तभी दादाजी बोलते हैं वी अब साइड हो जाओ क्योंकि पूरी पलटन पीछे आ रही है। जिसके बाद वी साइड हो जाता है। एंड बीज की पूरी पलटन हवा में उड़ के आ गई है उस पेड़ के पास जहाँ पर उनकी क्वीन भी है। यहाँ पे दादाजी भी बोलते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चीज कभी नहीं देखा। तो चलो यहाँ पे वी का मिशन कंप्लीट हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है टैंक लाइन वाले सारी बीज को शरबत पीने के लिए देते हैं, मतलब इसमें चीनी घोल के डला हुआ है इस पानी में। एंड फिर वी बोलता है चलो अच्छा हुआ इस दुनिया में भी चीनी जैसी चीज होती है। वी देखता है कि क्वीन भी आराम से पानी पी रही थी और वो मनी मन सोचता है कि काश वो लोग मुझे अपना मास्टर मानने लग जाए। खैर तभी अचानक से वी को याद आता है कि वो यिन के बारे में तो भूल ही गया। जिसपे लीडर बोलते हैं हाँ तो अब तुम्हें उसकी याद आ रही है। एंड फिर लीडर बताते हैं कि यिन का ख्याल उसकी मम्मा रख रही है। एंड तभी लीडर पूछता है कि मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने भी मोबिलिटी आर्ट्स का यूज किया था। और यहाँ पे ये झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ हम लोग बस 4 घंटे सो रहे थे और बाकी टाइम सिर्फ काम कर रहे थे, मतलब भाग रहे थे। और तभी वी को याद आता है कि अरे बाप रे, उसकी जो टीम थी जिसे वो लीड कर रहा था उनमें से कई लोग रास्ते में ही पड़े रह गए। एंड फिर वी बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा और उनको वहाँ से लाना पड़ेगा, लेकिन दादाजी ने ये काम पहले ही कर दिया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वी और यिन एक साथ बैठे थे जहाँ पर वी यिन को बीज के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से उन्हें अपना नया घर मिला और वो काफी ज्यादा खुश भी है और वो आसपास के पहाड़ों के फूलों में से रस इकट्ठा कर रही है। एंड यिन को भी अब ये काफी ज्यादा प्यारी चीजें लग रही थी। एंड तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे गुप्पे आ जाता है और वो वी का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वी पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद वो बोलता है कि बीज के साथ कुछ अलग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज को ढूंढ रही है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से बाहर आइए। एंड फिर वी और यिन दोनों बाहर आ जाते हैं। एंड वी यहाँ पे देखता है कि बहुत सारी बीज आसमान में उड़ रही थी और ऐसा लगता है कि वो लोग वी को ही ढूंढ रही थी। और जैसे ही वो लोग वी को देखती है वो लोग वी के ऊपर चढ़ जाती है और वो सभी वी को पकड़ के उसके कपड़े से पकड़ के मतलब उसे हवा में उड़ाने लग जाती है। और ये देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और यिन को भी यहाँ पे थोड़ी सी जलन होती है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है वो सारी बीज वी को उड़ाकर उनके घर तक ले आती है, मतलब उस पेड़ तक। वी यहाँ पे बोलता है तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो बीज अंदर जाने लगती है और कुछ बीज वी को भी धक्का मार के अंदर जाने के लिए बोलती है। वी यहाँ पे समझ जाता है कि अच्छा मैं समझ गया हूँ, तुम लोग मुझे अंदर जाने के लिए बोल रही हो ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड जैसे ही वी अंदर जाता है वो देखता है कि अरे बाप रे, उन्होंने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया था। एंड वी सोचता है वाह ये लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन तभी वी की नजर जाती है क्वीन बी पे जो कुछ अलग लग रही थी एंड वो वी को घूरे जा रही थी। और फिर कुछ नॉर्मल बीज वी के हाथों को पकड़कर ऊपर करती है और फिर वो क्वीन बी वी के पास आ जाती है। एंड फिर दूसरी बीज वी के थोड़े गालों को टप टप करती है ताकि वो मुंह खोले। और यहाँ क्वीन बी वी को देखती ही जाती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे वी हैरान कि वो क्वीन बी क्या कर रही है। वी यहाँ पे अपना मुंह खोल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है एक सेकंड रुको, तुम क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है यहाँ पे क्वीन बी उसे चुम्मी दे देती है, मतलब उसे किस कर लेती है। अब मुझे ये बताओ कि इसी वाले पैनल का शॉट या फिर रील देख के आप लोग यहाँ पे आए हो ना, कमेंट करके बता देना मुझे। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे वी की आंखें गोल गोल घूमने लगती है और वो कहता है कुछ चीज तो इसने मेरे अंदर डाला है। वी को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर ये बी वी को किस करने के बाद दूर हो जाती है और यहाँ पे वी के तो सांस में सांस आती है। वी यहाँ पे अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है क्वीन बी अभी अभी तुम क्या कर रही थी, ये मेरी पहली किस है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अभी अभी तुमने मेरे साथ क्या किया। क्योंकि यहाँ पे वी के साथ कुछ गड़बड़ लग रहा था। वी को चक्कर आने लगते हैं और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। वी यहाँ पे धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और वो बस एक ही सवाल करता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। और इसी क्वीन बी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मानवा कमेंट करके बता देना, पार्ट 3 के लिए भी बता देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।